द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन उसके पार्टनर रॉबर्ट सिंगर के साथ इलेक्शन कैंपेन्स कर रही थी। ऐसे ही एक रैली में द बॉयज न्यूमन के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। फ्रेंची ने न्यूमन के लिए यह स्पेशल डोज बनाया था। प्लान यह है कि मौका देखकर किमिको और फ्रेंची न्यूमन के कमरे में घुसकर उसकी दवाई को इस केमिकल डोज से बदल देंगे। बुचर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो एमएम के कहने के मुताबिक वो लिफ्ट के बाहर रुककर फ्रेंची और किमिको का एग्जिट क्लियर करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भागने में आसानी हो। होमलैंडर और रायन भी इस रैली में बिन बुलाए मेहमान बनकर आए थे। वॉशरूम में हल्का होते वक्त होमलैंडर ने देखा कि उसके प्यूबिक हेयर अब सफेद हो रहे हैं, इंडिकेटिंग कि होमलैंडर अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। होमलैंडर को रैली में देखकर द बॉयज और न्यूमन दोनों हैरान रह गए। न्यूमन नहीं चाहती थी कि होमलैंडर जैसा सूप, जिस पर फिलहाल ओपन मर्डर केस चल रहा है, वो न्यूमन के साथ कोई पब्लिक अपीयरेंस दे। मर्डर केस यानी पिछले सीजन के एंडिंग वाला ये सीन। बट होमलैंडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर न्यूमन ने अपनी बेटी को रायन के साथ आइसक्रीम खाने भेजकर होमलैंडर के साथ फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी। रायन को अकेले में देखकर बुचर चुपके से उससे मिलने किचन में चला गया। बुचर ने रायन को बताया कि होमलैंडर सही फादर फिगर नहीं है। वो चाहता है कि रायन वॉट और होमलैंडर को छोड़कर इसके साथ चले, बट तभी वहां होमलैंडर आ गया। डोंट वरी, होमलैंडर को यहाँ कोई खून खराबा नहीं करना, तो बुचर इज सेफ। बट तभी होमलैंडर ने एक्सरे विजन से देखा कि बार बार कंपाउंड वी के शॉट्स लगाने से बुचर का दिमाग सड़ने लग गया है। यानी बुचर बस अब कुछ ही महीनों का मेहमान था। यह सुनने के बावजूद भी रायन बुचर की बजाय होमलैंडर के साथ चला गया। दूसरी तरफ फ्रेंची और किमिको प्लान के मुताबिक न्यूमन के कमरे में घुस गए। बट तभी न्यूमन की सूप बेटी जोई ने इन्हें मम्मी की दवाइयों के साथ छेड़खानी करते देख लिया। जोई के साथ चली लड़ाई में किमिको का एक हाथ कट गया, बट ये जल्द ही रीजनरेट भी होने लगा। फिर स्टारलाइट एनी के कहने पर जोई से जान बचाने फ्रेंची और किमिको खिड़की से नीचे कूद गए। एनी ने फ्रेंची को तो पकड़ लिया, बट रीजनरेटेड हाथ की वजह से किमिको फिसलकर नीचे गिर गई। बट अगेन किमिको के सारे टूटे फूटे पुर्जे फिर से रीजनरेट होने लगे। स्टारलाइट के अचानक इतना पावर यूज करने की वजह से बिल्डिंग में पावर डाउन हो गया। न्यूमन समझ गई कि इस सब के पीछे द बॉयज का हाथ है। न्यूमन सीधा यहां से निकलकर बाहर खड़ी वैन के पास चली गई, जिसमें ह्यूई बेटा मिशन में बैकएंड सपोर्ट दे रहा था। न्यूमन को अचानक वहां देखकर ह्यूई डर गया। ह्यूई ने एसिड फेंककर न्यूमन को जलाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। बट डोंट वरी, न्यूमन ह्यूई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जब से ये दोनों काम कर रहे थे, न्यूमन का ह्यूई के लिए सॉफ्ट स्पॉट था। ह्यूई ने न्यूमन को धमकी दी कि वो उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत रिलीज करके उसका करियर बर्बाद कर देगा। न्यूमन ने इसे बताया कि भलाई इसी में है कि ये दोनों आपस में लड़ना बंद कर दे, वरना न्यूमन को ह्यूई और द बॉयज के सर फोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तभी पीछे से बुचर ने आकर न्यूमन को हेडशॉट देने की कोशिश की, बट इतने पास से गोली चलाने के बावजूद भी न्यूमन को खरोच तक नहीं आई। वादे के मुताबिक न्यूमन बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। तभी न्यूमन को खबर मिली कि वो एरिजोना में चला इलेक्शन जीत गई है। इस फेल्ड मिशन के बाद मैलरी ने एमएम और बुचर को मीटिंग के लिए CIA हेडक्वार्टर्स बुला लिया, बट मैलरी को सिर्फ एमएम से ही बात करनी थी, तो बुचर मीटिंग होने तक बाहर ही बैठेगा। इस मीटिंग में बॉबी सिंगर भी आया था, जो सीक्रेटली न्यूमन को मारने में इनका साथ दे रहा था। CIA से जबरदस्त गाली खाने के बाद एमएम ने इन्हें बताया कि शायद विक्टोरिया न्यूमन वाकई में अनकिलेबल है। न्यूमन को मारने के लिए इन्हें कोई तगड़ा रास्ता ढूंढना होगा। बाहर बुचर की मुलाकात उसके पुराने दोस्त जोई केस्लर से हुई, जो कि अब सूप्स के पावर स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए स्पेशल टीम बना रहा था। केस्लर का मानना था कि इससे पहले कि सूप्स नॉर्मल ह्यूमन को अपना गुलाम बना ले, इन्हें कुछ करना होगा। केस्लर चाहता है कि बुचर भी इसकी सूप किलिंग स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बने। एमएम की एक्स वाइफ मोनिक ने उसे बताया कि टॉड अचानक से कहीं गायब हो गया है। मोनिक ने टॉड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया, पर उनकी बेटी को टॉड से बहुत लगाव था। टॉड के जाने के बाद से उनकी बेटी स्कूल में बहुत झगड़े कर रही थी। मोनिक चाहती है कि एमएम टॉड को ढूंढने में इसकी मदद करे। फिर हमने देखा कि होमलैंडर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, मानो उसे आसपास चली जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
एशली सबको कॉन्फ्रेंस में बिठाकर द 7 को ज्वाइन करने वाले पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिखा रही थी, बट होमलैंडर को इस चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। होमलैंडर ने एग्जाम्पल देकर साबित किया कि द 7 के करंट मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो होमलैंडर के डिसीजन को चैलेंज कर सके। होमलैंडर को अब ऐसा कोई नया मेंबर चाहिए जो उसके फैसलों को चैलेंज करके सही कर सके। वॉट ने मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉपुलर पॉडकास्टर फायर क्रैकर की मदद से ऐसी अफवाहें फैला दी थी कि पिछले सीजन के एंडिंग में होमलैंडर ने जिस बंदे को मारा था वो एक्चुअल में पेडोफाइल था। बुचर ने न्यूमन से मिलकर उसे बताया कि वो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी वाले सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानता है कि न्यूमन चुपके से सूप किलिंग वायरस बना रही है, जो कि शायद अभी तक होमलैंडर को मारने इतना पावरफुल नहीं बना। न्यूमन बुचर के साथ काम करने को तैयार है, बट बदले में इसे वो सब डेटा चाहिए जो ह्यूई ने न्यूमन के खिलाफ जमा करके रखा है। उधर ह्यूई को खबर मिली कि उसके पापा को अचानक से स्ट्रोक आ गया और वो हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में है। ह्यूई सुबह से इसके पापा के फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहा था, काश ये समय पर फोन उठा लेता। किमिको ने नोटिस किया कि फ्रेंची का एनी के स्टारलाइटर ऑर्ग में काम कर रहे एक बंदे यानी कॉलिन के साथ अफेयर चला है। होमलैंडर उसके सफेद बालों को स्पेशल स्टोरेज बॉक्स में छुपा कर रख रहा था। फिर होमलैंडर द 7 को ज्वाइन करने वाली एक पोटेंशियल कैंडिडेट यानी सिस्टर सेज से मिलने चला गया। सिस्टर सेज है दुनिया की सबसे बुद्धिमान ह्यूमन, बस इसके पास और कोई पावर्स नहीं थे। सेज ने होमलैंडर को उसकी करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करके यह साबित कर दिया कि वो वाकई में दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। होमलैंडर चाहता है कि सेज द 7 को ज्वाइन करके फ्यूचर डिसीजन लेने में इसकी मदद करे। सिस्टर सेज ने पहले तो इस बात से साफ मना कर दिया, बट होमलैंडर के थोड़ा और समझाने के बाद वो मान गई। ह्यूई को परेशान हाल में देखकर बुचर ने उसे गले लगा लिया, बट ह्यूई ये नहीं जानता था कि बुचर ने सीक्रेटली उसकी जेब से ये स्टोरेज डिवाइस चुरा लिया था, जिसके अंदर शायद विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ जमा किए सबूत होंगे। एमएम फ्रेंची और किमिको के साथ टॉड का पीछा कर रहा था। यही किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो अगर चाहे तो कोलिन के साथ रिलेशन बना सकता है। वैसे भी किमिको और फ्रेंची के बीच तो कुछ रोमांटिक होने से रहा। तभी इनका ध्यान गया कि टॉड 2 और बंदों के साथ सिस्टर सेज से मिल रहा है। टॉड की तरह ही ये दोनों भी होमलैंडर के डाई हार्ड फैंस थे। फिर सेज तीनों फैंस को लेकर ऊपर चली गई, जहां होमलैंडर के कहने पर ब्लैक नोवार और डीप ने तीनों फैंस का बेसबॉल बैट से सर फोड़ दिया। एड्रियन ये देखकर काफी परेशान हो गया। यही हमने देखा कि ब्लैक नोवार का नया डुप्लीकेट बहुत ही ज्यादा बातूनी है। काम पूरा होते ही होमलैंडर यहां से निकलकर कोर्ट हियरिंग में चला गया। बिल्डिंग के बाहर से होमलैंडर को उड़ता देख एमएम समझ गया कि यहां कुछ तो भारी गड़बड़ है। कोर्ट के बाहर स्टारलाइट और होमलैंडर के सपोर्टर्स एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी न्यूज आई कि अदालत ने होमलैंडर को बाइज्जत बरी कर दिया। सिस्टर सेज स्टारलाइटर के सपोर्टर्स में भेस बदल कर खड़ी थी। नॉट गिल्टी का फैसला आते ही सिस्टर सेज ने होमलैंडर के सपोर्टर्स पर ड्रिंक फेंक कर बाहर लड़ाई छेड़ दी। फिर देखते ही देखते सारे स्टारलाइटर और होमलैंडर के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। सिस्टर सेज से मैसेज मिलते ही एड्रियन टॉड के साथ बाकी 2 डेड बॉडीज को लेकर यहां आया। बेसिकली ये लोग यहां ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि मारामारी में स्टारलाइटर्स ने 3 होमलैंडर सपोर्टर्स को जान से मार दिया। टॉड की डेड बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर देखकर एमएम को सारी प्लानिंग समझ आ गई कि जो बंदा अभी हाल ही में ऊपर गया था उसकी बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर कैसे आई। इसके पीछे जरूर होमलैंडर और एड्रियन की प्लानिंग होगी। होमलैंडर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, पर तभी रायन ने बुचर का नाम लेकर इसका सारा मूड खराब कर दिया। रायन नहीं चाहता था कि बुचर मरे। फ्रेंची कोलिन के घर में उसकी फैमिली फोटो देखकर काफी परेशान हो गया, यानी कुछ तो पास्ट वाला कनेक्शन है। फिर हमने देखा कि डीप ने सबसे झूठ कहा था कि उसने ऑक्टोपस के साथ सारे फिजिकल रिलेशंस तोड़ दिए। डीप ने उसकी ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड को क्लोजेट में छुपा कर रखा था। ह्यूई हॉस्पिटल में बैठा उसके कोमा में पड़े बाप से इमोशनली बातें कर रहा था, बट तभी सरप्राइजिंगली वहां ह्यूई की मम्मी आ गई। बुचर ह्यूई से चुराया डेटा न्यूमन के हवाले करने ही वाला था, पर तभी उसे बेका के विजन्स आने लगे। बेका के विजन्स ने बुचर को बताया कि वो नहीं चाहती कि बुचर फिर से एक बार ह्यूई को धोखा दे।
बेगा चाहती है कि बुचर सही तरीका यूज करके रायन को होमलैंडर के चुंगल से छुड़ा ले। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि द डॉन ऑफ द सेवन का डायरेक्टर एडम ए ट्रेन के साथ मिलकर उसकी नई मूवी पर काम कर रहा था, ट्रेनिंग ए ट्रेन। ए ट्रेन की इस फेक बायोपिक मूवी में डायरेक्टर साहब ने उसके वाइट कोच AKA विल फैरल को ए ट्रेन के सक्सेस का सारा क्रेडिट दिया था। ए ट्रेन इस बात से जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि रियलिटी में ए ट्रेन को उसके भाई ने कोचिंग दी थी। बट अगेन वॉट के सामने ए ट्रेन की कहां चलने वाली थी। फिर हमें पता चला कि वॉट ने ब्लैक नोवार को एक एक्टर से रिप्लेस कर दिया है। पिछले एपिसोड में होमलैंडर के कहने पर मर्डर करने के बाद से ही इस फेक ब्लैक नोवार के रातों की नींद उड़ गई थी। इसकी बकबक से परेशान होकर ए ट्रेन ने उसे बताया कि भलाई इसी में है कि वो अपना मुंह बंद रखे। ब्लैक नोवार ज्यादा बात नहीं करता था, इसे भी मेथड एक्टर की तरह अपना मुंह बंद रख के ब्लैक नोवार का कैरेक्टर प्ले करना होगा। उधर हुई को पता चला कि पिछले कुछ दिनों से उसके पापा फिर से एक बार हुई की मां से बात करने लगे थे। इतना ही नहीं, कोमा में जाने से पहले हुई के पापा ने उसकी मां को सारी पावर ऑफ अटर्नी सौंप दी थी, यानी डॉक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं उसके डिसीजन हुई नहीं बल्कि उसकी मां लेगी। यह सुनते हुई गुस्से में वहां से चला गया। हुई की मां बचपन में बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चली गई थी। इन्हें इतना दुख देने के बावजूद भी पापा ने बिना कुछ सोचे समझे सारी जिम्मेदारी मम्मी के हाथ में कैसे सौंप दी। किमी को अपनी आवाज वापस लाने थेरेपी सेशंस अटेंड कर रही थी। थेरेपिस्ट का मानना था कि किमी को के अचानक म्यूट होने के पीछे का रीजन शायद उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बचपन के फ्लैशबैक्स आते ही किमी को गुस्से से कुर्सी तोड़कर बाहर चली गई। बट एटलीस्ट इसकी ये तो समझ आया कि इस ट्रॉमा से वापस निकलने किमिको को अपना पास्ट फेस करना पड़ेगा। बुचर ने फाइनली द बॉयज को बता दिया कि वो अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। यह सुनकर बुचर को सपोर्ट करने के बजाय MM ने उल्टा उसे द बॉयज के ग्रुप से ही निकाल दिया, क्योंकि करंट कंडीशन में बुचर द बॉयज के लिए एक लायबिलिटी बन सकता है और ये CI के लिए डेंजरस मिशन अंजाम देने वाले बॉयज हैं, एक दूसरे का साथ देकर पिकनिक मनाने आए मंजूमल बॉयज नहीं। वॉट की मार्केटिंग टीम ने रायन को लॉन्च करने के लिए होमलैंडर जैसा ही कॉस्ट्यूम बनाया था। रायन का नया सूप नेम होगा होम बॉय। होमलैंडर को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया, बट सिस्टर सेज को यह आइडिया बड़ा ही क्रिंजी और बेतुका सा लगा। सिस्टर सेज का मानना था कि रायन को होमलैंडर की परछाई से निकलकर अपनी अलग इमेज बनानी चाहिए। वैसे भी फैंस को लोन रेंजर टाइप हीरोज ज्यादा पसंद आते हैं, ना कि साइड किक्स। ये सुनते ही होमलैंडर का सारा ईगो चकनाचूर हो गया, बट फिर भी इसने सिस्टर सेज के प्लान को अप्रूव कर दिया। नए प्लान के मुताबिक रायन एक स्टेज रॉबरी को अकेला रोककर सोशल मीडिया पर तहलका मचा देगा। एशली ने लिफ्ट में घुसकर सेज को चेतावनी दी कि वो होमलैंडर के फ्रेजाइल ईगो के साथ ज्यादा ना खेले, पता नहीं होमलैंडर की कब सटक जाए। कुछ देर बाद ही यहाँ डीप भी आ गया। डीप ने सजेशन दिया कि वो भी रायन के सोलो सेव में साइड कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहता है, बट एशली ने डीप की इंसल्ट करते हुए उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एशली के जाने के बाद सेज ने डीप को बताया कि उसका आइडिया सेज को बहुत पसंद आया और अगली बार से डीप को ध्यान रखना चाहिए कि एशली जैसी नॉर्मल ह्यूमन डीप के आगे आवाज चढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए। समय आ गया है कि सूप सब एशली को उसकी असली औकात दिखा दें। द बॉयज ने सिस्टर सेज के फोन को हैक करके पता लगाया कि वो आज रात किसी स्पेशल इवेंट को अटेंड करने जाने वाली है। MM फ्रेंची और किमिको सिस्टर सेज के पीछे चले गए, तो एनी और ह्यूवी ए ट्रेन से सबूत इकट्ठा करने चले गए। रायन डीप ब्लैक नोवार और उसके कोच के साथ सोलो सेव की प्रैक्टिस कर रहा था। होमलैंडर ने इसे समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, सारे ही सेव स्टेज नहीं होते, बट बिजनेस को चलाने के लिए ऐसे 1-2 स्टेज स्टंट मारने पड़ते हैं। फिर होमलैंडर ने PR टीम को रायन का फ्यूचर डिस्कस करते हुए सुना कि कैसे डाउन ऑफ द 7 को बनाते वक्त इन्हें ढेर सारा पैसा डाल के VFX के जरिए होमलैंडर को जवान दिखाना पड़ा, यानी होमलैंडर अब बूढ़ा हो रहा था। रायन जैसा नया हीरो मिलते ही इन्हें वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। देख के लग रहा था कि होमलैंडर अब खुद अपने बेटे की पॉपुलैरिटी से ही जलस फील कर रहा था। यहीं पर डीप ने फाइनली एशली को धमकाते हुए कहा कि आगे से वो इससे रिस्पेक्टफुली बात करे। एशली का डरा हुआ चेहरा देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो अब कभी डीप की इंसल्ट नहीं करेगी।
एमएम, फ्रेंची और किमिको सेज का पीछा करते हुए ट्रूथकॉन इवेंट चले आए। सरप्राइजिंगली बुचर ऑलरेडी यहां इनका इंतजार कर रहा था। बुचर ने एमएम का कंप्यूटर को हैक करके इनकी प्लानिंग जान ली थी। ट्रूथकॉन में लगे इस पोस्टर को देखकर किमिको को पीटीएसडी अटैक्स आने लगे और वो मिशन को छोड़कर बियर पीने चली गई। द बॉयज ने देखा कि सेज फायर क्रैकर के लाइव पॉडकास्ट को अटेंड करने गई है। ये सब भी चुपचाप ऑडियंस में जाकर बैठ गए। किमिको ने भी 7-8 बियर्स लगाने के बाद इन्हें ज्वाइन कर लिया। फ्रेंची और किमिको फायर क्रैकर के असिस्टेंट स्प्लिंटर के पीछे चले गए। यहीं फ्रेंची को पता चला कि किमिको फुल ऑन नशे में धुत है। स्प्लिंटर के पास खुद के कॉपीज बनाने के पावर्स थे। इसका पीछा करते हुए फ्रेंची और किमिको इस टीम रूम में पहुंच गए, जहां आत्मनिर्भर स्प्लिंटर फायर क्रैकर्स के फोटो को देखते हुए खुद को हल्का कर रहा था। यह अजीब सा मुजस्समा देखते ही किमिको और फ्रेंची वहां से फौरन भाग गए। उतरैनी और ह्यूवी ए ट्रेन पर नजर रखे हुए थे, जो चुपके से अपने नेफ्यू से मिलने गया था। अपने बच्चों को ए ट्रेन के साथ घूमता देख नेथन काफी गुस्सा हो गया। नेथन ने इन्हें बताया कि उसका भाई ए ट्रेन एक फेक सुपर हीरो है और उसके सारे सेव्स बस दिखावा है। यह सुनते ही ए ट्रेन वहां से नाराज होकर चला गया। फायर क्रैकर के ट्रूथ बॉम्ब पॉडकास्ट से इंप्रेस होकर सेज ने उसे सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलवा लिया। एमएम और बुचर चुपके से इन दोनों का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। बुचर ने सेज को यहीं इसी वक्त मारने का प्लान बनाया। यह सुनते ही एमएम गुस्से से बुचर को हॉल के बाहर ले गया, क्योंकि द बॉयज यहां खून करावा नहीं बल्कि सिर्फ सर्विलेंस मिशन पर आए थे। बाहर आते ही बुचर ने एमएम की दुखती रग पर हाथ रखकर उसकी बीवी का टॉपिक निकाला। मोनिक का टॉपिक निकलते ही एमएम ने बुचर की धुलाई शुरू कर दी। एमएम को लगा था कि द बॉयज का लीडर बनने के बाद शायद बुचर और एमएम साथ मिलकर हंसी खुशी काम कर सकते हैं, बट क्लियरली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ह्यूवी और एनी ने वापस आकर देखा कि ए ट्रेन द बॉयज के एचक्यू में उनका इंतजार कर रहा था। ए ट्रेन ऑलरेडी जानता था कि ये दोनों उस पर नजर रखे हुए हैं, बट क्योंकि इन दोनों ने ए ट्रेन को उसकी फैमिली के सामने शर्मिंदा नहीं किया, ये उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। होमलैंडर के 3 फैंस को मारने के जुर्म में स्टारलाइटर्स के 2 सपोर्टर्स जेल में थे। ए ट्रेन ने इन्हें एक यूएसबी ड्राइव थमा दिया, जिसमें उन दोनों के बेगुनाह होने के सबूत थे। यूएसबी ड्राइव वाली वीडियो फुटेज से यह साफ जाहिर हो रहा था कि टॉड और बाकी 2 विक्टिम्स मरने से पहले अलग लोकेशन पर थे। रायन का सोलो सेव पहले तो एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर तभी अचानक वहां से होमलैंडर फुटेज खाने आ गया। होमलैंडर ने सबको बताया कि ये दोनों बाप बेटे साथ मिलकर अमेरिका को बचाएंगे। होमलैंडर को अचानक से वहां देखकर सारे कंफ्यूज हो गए। फिर होमलैंडर के कहने पर रायन ने फेक किडनैपर यानी उसके कोच को धक्का देकर उड़ा दिया, बट परफॉर्मेंस प्रेशर में रायन ने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक दिया। फिर यह कोच सीधा सामने की बिल्डिंग से टकराकर पिचक गया। सेज ऑलरेडी जानती थी कि द बॉयज उसका पीछा करते हुए यहां पर आए हैं। इसी ने जानबूझकर द बॉयज को फेक इन्फॉर्मेशन देकर अपने जाल में फंसाया था। फिर एमएम, फ्रेंची और किमिको को एक रूम में लॉक करके सेज ने फायर क्रैकर और स्प्लिंटर को उन्हें मारने का काम सौंपा। मानो ये फायर क्रैकर के लिए एक तरह का ऑडिशन था। स्प्लिंटर के डुप्लीकेट्स धीरे धीरे द बॉयज पर भारी पड़ने लगे, बट तभी बुचर ने वहां आकर प्राइम स्प्लिंटर को मार दिया। प्राइम स्प्लिंटर के मरते ही उसके सारे डुप्लीकेट्स भी मारे गए। ये देखते ही फायर क्रैकर फौरन वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। सोलो सेविंग वाले फेल्ड मिशन में अपने स्टंट कोच को मारने की वजह से रायन काफी परेशान था, बट होमलैंडर ने उसे समझाते हुए कहा कि ये ह्यूमंस नाजुक खिलौनों की तरह होते हैं जो बड़े ही आसानी से टूट फूट जाते हैं। रायन उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है, उसे इन छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बट रायन का रोना तो रुकने को तैयार नहीं था। यह देखकर डिसअपॉइंटेड होमलैंडर वहां से चला गया। ए ट्रेन में हुए बदलाव से इंस्पायर होकर एनी ने भी डिसाइड किया कि वो भी अब स्टारलाइट की आइडेंटिटी वापस लेकर अपने सपोर्टर्स का साथ देगी। इससे पहले एनी को लगता था कि स्टारलाइट का नाम यूज करना डर्टी पॉलिटिक्स की तरह है, बट अब इसने भी अपना इरादा बदल दिया। फिर हमें पता चला कि पास्ट में फ्रेंची जब शेरी के साथ काम करता था तब उसने अपने बॉस के कहने पर कोलिन की पूरी फैमिली को मार दिया था। इसीलिए फ्रेंची कोलिन के घर में रखी फैमिली फोटो को देखकर परेशान हो गया कि जब कोलिन को फ्रेंची की इस रियलिटी का पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा।
ह्यूवी ने हॉस्पिटल जाकर उसकी मम्मी को बताया कि वो उसके पावर ऑफ अटर्नी को लीगली चैलेंज करेगा। अपने बेटे के मन में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर डैफ्नी काफी दुखी हो गई। किमिको थेरेपिस्ट के पास जाकर वापस अपनी थेरेपी शुरू करने वाली थी, पर तभी उसे पता चला कि किमिको के बचपन के किडनैपर्स आसपास के एरिया में ही हैं। बुचर ने द बॉयज के HQ जाकर MM को बताया कि मरने से पहले उसे रायन को बचाने वाले आखिरी मिशन में MM की मदद चाहिए। बट अफसोस MM का मानना था कि अब इस चीज में काफी देर हो चुकी है। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3, होमलैंडर ने उसके सपोर्टर्स की एक रैली में सबके सामने द 7 के 2 नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। सिस्टर सेज और फायर क्रैकर अब ऑफिशियली द 7 की टीम का पार्ट बन गए। द बॉयज से निकाले जाने के बाद बुचर उसके पुराने दोस्त जो केस्लर से मिलने चला गया। केस्लर ने रायन के लिए एक स्पेशल बेहोशी की दवाई बनाई थी। प्लान यह है कि बुचर रायन को किडनैप करके केस्लर के हवाले कर देगा। फिर केस्लर या तो रायन को ट्रेन करेगा या फिर होमलैंडर से निपटने तक उसे कहीं छुपा के रखेगा। बुचर के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो केस्लर रायन को ट्रेन करे या फिर होमलैंडर के साथ साथ ये रायन को भी खत्म कर दे, क्योंकि एक होमलैंडर को मारने के बाद उन्हें फ्यूचर में दूसरे पोटेंशियल सेम खतरे का टेंशन नहीं लेना। द 7 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फायर क्रैकर को मिल रही अटेंशन देखकर होमलैंडर काफी जेलस फील कर रहा था। सेज ने इसे फिर से समझाते हुए कहा कि इन्हें वाकई में फायर क्रैकर जैसी एंटी स्टार लाइटर की जरूरत थी। सेज की अब साफ समझ आ रहा था कि बार बार होमलैंडर के ईगो के साथ खेलना ठीक नहीं, बट क्या कर सकते हैं, सेज भी अपने मुंह और एटीट्यूड पर ज्यादा काबू नहीं कर सकती। ह्यूवी उसके मदर की पावर ऑफ अटर्नी चैलेंज करने एक लॉयर से मिलने चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में कोई लॉयर ह्यूवी की मदद नहीं कर सकता। फ्रेंची कोलिन को सारा सच बताने स्टार लाइटर के हेडक्वार्टर्स चला गया, पर उसी वक्त एक फायर क्रैकर का सन की सपोर्टर गन लेकर इनके ऑफिस में घुस गया। फ्रेंची ने फौरन उस बंदे के हाथ से बंदूक छीन ली। फ्रेंची के ये टैक्टिकल स्किल्स देखकर कोलिन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया। यह देखकर फ्रेंची ने कन्फेशन का इरादा बदल दिया। प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर ने वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया न्यूमन के बिना ही एक नए बिल को पास करने की मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग के बारे में पता चलते ही न्यूमन भागते हुए यहां चली आई। सिंगर ने उसे बताया कि ये लोग सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सुपर हीरोज को बैन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शोज और एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, बट ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए सूप्स पर भरोसा नहीं कर सकते। न्यूमन के पास इस बिल को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। न्यूमन को शायद अब पूरा यकीन हो गया कि सिंगर उसके सूप होने वाले सीक्रेट के बारे में जानता है। किमिको जबरदस्ती फ्रेंची को अपने साथ लेकर उसके बचपन वाले टेररिस्ट ग्रुप यानी शाइनिंग लाइट गैंग को ढूंढने चली गई। किमिको नहीं जानती थी कि फ्रेंची इस वक्त जबरदस्त ड्रग्स पर हाई था। MM ने प्लान बनाया कि ये लोग अब ए ट्रेन को अपने साथ शामिल करके द 7 को अंदर से तोड़ देंगे। ह्यूवी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ह्यूवी ने इनकी टीम ज्वाइन ही इसलिए की थी क्योंकि ए ट्रेन ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था, बट MM ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है। तभी एनी ने देखा कि फायर क्रैकर इनडायरेक्टली टीवी पर एनी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, कि फायर क्रैकर ने बिना किसी के आगे घुटने टेके द 7 को ज्वाइन किया है। एनी और डीप का वो ओरल भी सीन याद है ना। रायन मस्त घर पर बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था, तभी बुचर ने गेम चैट के जरिए रायन को कांटेक्ट करके अपने घर मिलने के लिए बुलवा लिया। द 7 की अगली मीटिंग में होमलैंडर ने अनाउंस किया कि उसने अब सिस्टर सेज को वार्ड का नया CEO बना दिया है। बेचारी एशली का डिमोशन होकर वो अब CEO से सीधा मैस्कॉट बन गई। होमलैंडर ने इसे रायन को ढूंढने का काम देकर मीटिंग से बाहर भगा दिया। सिस्टर सेज को शक है कि किसी अंदर के खबरी ने ही स्टारलाइट को जाकर वो वीडियो फुटेज दी होगी, जिसकी मदद से उसके 2 सपोर्टर्स जेल से आजाद हो गए। क्राइम एनालिटिक्स वाला ये डिपार्टमेंट डीप के अंडर था। इस भारी गड़बड़ के बाद सेज ने वो डिपार्टमेंट डीप से छीन लिया। तभी एट्रेन को मैसेज आया कि उसका भाई नेट उससे मिलना चाहता है। एशली ने सिस्टर सेज का सारा गुस्सा बेचारे कैमरॉन पर निकाल दिया। एशली ने डिसाइड किया कि वो वॉर्ड को छोड़कर अब सीधा डिज्नी को ज्वाइन कर लेगी। लगता है डिज्नी की डूबती नैया को बस अब यही बचा सकती है। बुचर ने रायन के लिए ड्रग्स से लैस कुकीज बनाकर रखे थे, बट रायन का कुकीज खाने का मन नहीं था। फिर बुचर रायन का मन बहलाने उसे फूटबॉल खेलने ले गया। ए ट्रेन को पता चला कि नेट के नाम पर MM ने उसे मिलने के लिए बुलवाया था।
ए ट्रेन के चेंज ऑफ हार्ट्स को देखकर एमएम ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया और अगर ए ट्रेन ने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो एमएम द बॉयज HQ की सिक्योरिटी फुटेज होमलैंडर को भेज देगा, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि ए ट्रेन ने ही सबूत लीक किए थे। ए ट्रेन को द बॉयज के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एमएम को अब भी लगता है कि थोड़ा सोच विचार करने के बाद ए ट्रेन जरूर पलटी मारेगा। किमिको ने फ्रेंची के साथ मिलकर शाइनिंग लाइट के स्लीपर सेल को ढूंढ लिया। जब किमिको टेररिस्ट से लड़ने में बिजी थी तब चर्सी फ्रेंची को कोलिन के विजन्स आ रहे थे, जिसमें उसने देखा कि कोलिन उसकी मरी हुई फैमिली के साथ सोफा पर बैठा फ्रेंची को सीरियल किलर बुला रहा था। फ्रेंची का दिमाग ठिकाने आने तक किमिको ने ऑलमोस्ट सारे अटैकर्स को मार दिया था, पर तभी उसका सामना एक और सूप गर्ल से हुआ। देख के लग रहा था कि इसके पावर्स भी बिल्कुल किमिको के पावर्स की तरह हैं और ये दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। फ्रेंची ने बंदूक तानकर उस लड़की को रोकने की कोशिश की, बट फिर किमिको के कहने पर फ्रेंची ने उसे भागने दिया। फूसबॉल खेलते वक्त रायन और बुचर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। बुचर ने रायन को बताया कि बचपन में वो इसके छोटे भाई लेनी के साथ फूसबॉल खेलता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रायन ने इसे बताया कि अपने सोलो मिशन के दौरान रायन ने एक्सीडेंटली उसके कोच को मार दिया। रायन को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, बट बुचर ने उसे समझाया कि असली मॉन्स्टर रायन नहीं बल्कि बुचर खुद है। बुचर नहीं चाहता कि रायन उसकी परछाई में जिए। इतना बोलकर बुचर ने वो ड्रग्स वाले कुकीज डस्टबिन में डाल दिए और रायन को वापस घर भेज दिया। होमलैंडर, सेज और एशली ने क्राइम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की एनिका को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनिका ने कुछ दिनों पहले स्टारलाइटर फाउंडेशन में डोनेशन दिया था। इससे पहले कि एनिका आगे कुछ बोले, होमलैंडर ने लेजर आइज से उसका भेजा उड़ा दिया। यह देखकर एशली काफी सहम गई और उसने फौरन अपना रेजिग्नेशन फाड़ दिया। फायर क्रैकर के उस टीवी वाले इंसिडेंट के बाद एनी सीधा उससे मिलने चली गई कि बहन, तुझे मेरे से इतनी क्या प्रॉब्लम है जो सीधा तू मेरे कैरेक्टर पर उतर आई। बचपन में फायर क्रैकर ने एनी के साथ एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था। फायर क्रैकर को हराने के लिए एनी ने उसके खिलाफ फेक अफवाह फैलाई थी कि फायर क्रैकर का पेजेंट के जजेस के साथ चक्कर चला है। इतना ही नहीं, एनी ने फायर क्रैकर को उसके मुंह पर फैट स्लेड भी कहकर पुकारा था। बस इसी इंसिडेंट के बाद से फायर क्रैकर का सारा करियर खराब हो गया। यह सुनते ही एनी ने उसके सामने तहे दिल से माफी मांगी, बट फायर क्रैकर उसे कभी माफ नहीं करने वाली। मतलब हमारी एनी भी दूध की धुली नहीं है। एमएम का ए ट्रेन को अपने साइड लाने वाला प्लान काम कर गया। ए ट्रेन ने एमएम को खबर दी कि विक्टोरिया न्यूमन किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए इस आइस स्केटिंग शो में जाने वाली है। एमएम के कहने पर ह्यूई बग प्लांट करने वेंट्स में घुस गया, पर सरप्राइजिंगली न्यूमन टाइम से बहुत पहले यहां आ गई। ह्यूई जिस वेंट में छुपा था उसके नीचे ही न्यूमन होमलैंडर और सेज के साथ बात करने लगी। होमलैंडर को इधर देखकर बॉयज और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। होमलैंडर के पावर हियरिंग से बचने ह्यूई ने चुपके से ईयर पीस बंद कर दिया। नीचे ये तीनों बॉबी सिंगर को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। होमलैंडर ने सेज को बताया कि न्यूमन भी एक सूप है और होमलैंडर सिंगर की जगह विक्टोरिया न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एक सूप के प्रेसिडेंट बनते ही इन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। तभी ह्यूई के नाक से पसीना टपक कर सीधा होमलैंडर के ऊपर गिरा। सूंघते ही होमलैंडर समझ गया कि ऊपर ह्यूई है। फिर होमलैंडर बिना को सोचे समझे लेजर से वेंट्स पर हमला करने लगा। इसी दौरान होमलैंडर ने एक्सीडेंटली बहुत सारे आइस परफॉर्मर्स को भी मार दिया। ये देखकर सेज और न्यूमन चुपचाप यहां से चले गए। ए ट्रेन ने मौका रहते ह्यूई को वहां से भगा लिया था। ए ट्रेन को उसकी जान बचाता देख ह्यूई काफी कंफ्यूज हो गया। एनी, फ्रेंची और किमिको द बॉयज हेडक्वार्टर्स में बैठे अपना गम भुलाने दारू पिए जा रहे थे। फ्रेंची और किमिको को रियलाइज हुआ कि जितना वो सोचते हैं शायद उतना भी ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से अपने डार्क सीक्रेट्स छुपा रहे थे। उधर ह्यूई को फाइनली पता चला कि उसकी मम्मी बचपन में उसे अचानक छोड़कर क्यों चली गई थी। डैफ्नी ने जब ह्यूई को जन्म दिया था तब वो बहुत ही जवान थी। उसके बाद डैफ्नी अचानक जबरदस्त डिप्रेशन में चली गई। घर छोड़कर जाने के एक दिन पहले डैफ्नी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, तो खुद की लाइफ चेंज करने डैफ्नी ने बरसों पहले घर छोड़ दिया और बाद में ह्यूई के पापा ने उसे घर पर कांटेक्ट करने से मना किया। ये सब सुनकर ह्यूई को थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ कि चलो कुछ तो वैलिड रीजन है।
केस्लर ने बुचर को फिर से एक बार याद दिलाया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, या तो ये रायन को ट्रेन करेगा या फिर होमलैंडर के साथ साथ उसे भी निपटाने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर हमने देखा कि सिस्टर सेज और डीप के बीच चक्कर चालू हो गया। रायन के घर वापस आते ही होमलैंडर ने भांप लिया कि वो अभी अभी बुचर से मिलकर आया है। होमलैंडर ये सोचकर काफी गुस्सा हुआ कि उसका बेटा उससे जरा भी प्यार नहीं करता। फिर होमलैंडर ने गुस्से में इस मिरर को तोड़ दिया। धीरे धीरे अब होमलैंडर का दिमागी संतुलन बिगड़ते जा रहा था। होमलैंडर खुद अब अपने ही रिफ्लेक्शन से बात करने लगा। होमलैंडर के हेलुसिनेशंस ने उसे बताया कि होमलैंडर को वापस अब उसी लैब में जाना चाहिए जिस लैब ने उसे क्रिएट किया है। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि होमलैंडर सबके लिए केक लेकर वॉट की प्रोजेक्ट ओडेसा लैब में चला गया। होमलैंडर पर बचपन में इसी लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अचानक होमलैंडर को लैब में आता देख सारे डर गए। होमलैंडर स्पेसिफिकली यहाँ पर लैब की लीड बारबरा से मिलने आया था, बट मार्टी ने होमलैंडर को बताया कि बारबरा फिलहाल बाहर गई है, तो बारबरा के वापस आने तक होमलैंडर बाकी लोगों के साथ केक खाते हुए टाइम पास करेगा। दूसरी तरफ बुचर को नहाते हुए अचानक से चक्कर आने लगे। कंपाउंड वी के एक्सेसिव डोज की वजह से बुचर की बॉडी में ये वर्म घूम रहा था। शायद इसी कीड़े की वजह से बुचर का दिमागी संतुलन हिल गया है। बुचर नहाते हुए अचानक नीचे गिर गया, बट तभी बेका के विजन ने उसे जमीन से उठने के लिए मोटिवेट किया। डॉक्टर्स ने ह्यूई के पापा को ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी ये बस मशीन पर जिंदा हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूई के पापा ने डैफ्नी को प्लग निकालकर उसे शांति की मौत देने की रिक्वेस्ट की थी, तो ह्यूई के बहुत मना करने के बावजूद भी डैफ्नी ने ह्यू को अनप्लग करने का डिसीजन लिया। बट तभी सलाइन की बोतल देखकर ह्यूई के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया और वह हॉस्पिटल से बाहर चला गया। फिर हमने एक टीवी न्यूज रिपोर्ट में देखा कि जेन वी के हमारे सुपर हीरोज फिनाले वाले इंसिडेंट के बाद अचानक कहीं गायब हो गए। जिन लोगों ने जेन वी देखा है उन्हें अच्छे से पता होगा कि वॉट ने इन्हें भी किसी सीक्रेट लैब में कैद करके रखा है। एनी ने प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर के साथ डील की कि वो स्टारलाइट बनकर सिंगर के सुपर हीरोज को बैन करने वाले बिल को पास करने में इसकी मदद करेगी, बट बदले में सिंगर को वॉट का नामो निशान मिटाना होगा। फ्रेंची के पूछने पर कोलिन ने उसे फाइनली अपने फैमिली की ट्रैजिक स्टोरी बता दी। कोलिन की माँ एक निडर जज थी। मरने से पहले कोलिन की माँ किसी रशियन गैंग लीडर को अंदर करना चाहती थी, बट सुनवाई आने से पहले ही उस रशियन बॉस ने किलर को भेजकर कोलिन की सारी फैमिली मरवा दी। वो किलर फ्रेंची ही था। यही फ्रेंची को पता चला कि मर्डर्स वाले उस दिन कोलिन भी घर पर था। कोलिन खुद की जान बचाने बेड के नीचे छुप गया था। कोलिन ने बेड के नीचे से बस उस मर्डरर के एंकल पे बने स्कार को देखा था। कोलिन उस निशान को कभी नहीं भूल सकता। आज तक कोलिन को इस इंसिडेंट के सपने आते हैं। ये सुनते ही फ्रेंची ने पैनिक मारते हुए चुपचाप अपना पैर छुपा लिया। एनी को पता चला कि फायर क्रैकर ने उनके स्टारलाइटर HQ के सामने ही अपने लाइव शो का सेटअप लगा के रखा है। इस शो को वॉट का पॉपुलर VNN नेटवर्क कवर करेगा। सेज ने स्टारलाइट को धूल चटाने की फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखी थी। इसने एनी के बारे में ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाली है कि एनी सोच भी नहीं सकती। फायर क्रैकर के इनडायरेक्ट रेसिस्ट कमेंट्स को इग्नोर करके सेज उसके मार्केटिंग कैंपेन पर काम करने लगी। सेज इस काम में इतनी मगन थी कि उसने बेचारे डीप को भी बिना घास डाले भगा दिया। फायर क्रैकर का लाइव शो स्टार्ट होने से पहले एनी फटाफट अपने ऑफिस को खाली करने लगी। फायर क्रैकर के इस नए स्टंट से निपटने एनी ने द बॉयज को बुला लिया। सारे ये देखकर हैरान रह गए कि MM बुचर को भी अपने साथ लेकर आया था। MM बुचर को फिर से अपनी गैंग में शामिल करना चाहता है। बुचर को एनी पर थोड़ा डाउट आने लगा कि इसका और फायर क्रैकर का कुछ पुराना नाता है, बट एनी ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर बुचर ने एनी को बताया कि फायर क्रैकर का कच्चा चिट्टा निकालने उसे 3 घंटे और $50,000 चाहिए। MM बुचर को अकेले इतने पैसों के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो काम पूरा होने तक वो बुचर के साथ ही रहेगा। तभी फायर क्रैकर ने अनाउंस किया कि उसके लाइव ट्रूथ बॉम्ब शो में वो एनी के बचपन के सूप पास्टर इज़ीकियल को ला रही है। उधर वॉट की लैब में सारे समझ गए कि होमलैंडर यहाँ सबसे बदला लेने आया है। होमलैंडर के ऊपर बचपन में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आज उन सबका हिसाब चुकता होगा। होमलैंडर ने लैब के एक रिसर्चर फ्रैंक को सबके सामने ओवन में जिंदा जला दिया, क्योंकि ये बंदा होमलैंडर को इसी ओवन में जलाकर उसके स्किन पर रिसर्च करता था। माना कि होमलैंडर की स्किन को उस टॉर्चर एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर उसे तब भी जलने का पेन तो फील हो ही रहा था।
फ्रैंक उस टाइम ओवन में तप रहे जॉन को इग्नोर करते हुए पेपर बास्केटबॉल खेला करता था। होमलैंडर ने आज सेम यही चीज फ्रैंक के साथ भी की। ह्यूई किमिको के साथ अपने किसी सीक्रेट कॉन्टैक्ट से मिलने चला गया। ह्यूई ने चुपके से यहाँ एमएम के नाम से ए ट्रेन को बुलाया था। ह्यूई को यहाँ देखकर ए ट्रेन हैरान रह गया। ह्यूई ने ए ट्रेन से रिक्वेस्ट की कि उसे अपने पापा को बचाने के लिए कंपाउंड वी का डोज चाहिए। ऑलरेडी सिस्टर सेज को धीरे धीरे ए ट्रेन पर शक होने लगा है। उसमें ह्यूई ऐसे स्टंट मार रहा है। ह्यूई की ये कंपाउंड वाली रिक्वेस्ट सुनकर किमिको भी हैरान रह गई। ए ट्रेन ने इन्हें बताया कि कंपाउंड वी के सारे डोसेस फिलहाल होमलैंडर के रूम में बंद हैं और होमलैंडर के रूम में घुसकर कंपाउंड वी चुराना यानी अपनी मौत को दावत देना। बट ह्यूई ने ए ट्रेन से वादा किया कि कंपाउंड वी का डोज मिलते ही वो ए ट्रेन को माफ कर देगा। यानी ए ट्रेन ने ह्यूई के बाप को बचा के उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का पाप धुल दिया। ये सुनते ही ए ट्रेन फौरन मान गया। किमिको ने ह्यूई को समझाते हुए कहा कि वो जो कर रहा है वो सरासर गलत है, इसे चुपचाप अपने पापा को पीसफुल मौत दे देनी चाहिए। पर तभी इनके ऊपर शाइनिंग लाइट के शूटर्स ने हमला कर दिया। किमिको की वो लेडी फ्रेंड उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। इस शूट आउट में ह्यूई के एंकल पर जबरदस्त चोट आई। किमिको किसी तरह ह्यूई को लेकर पास वाले ऑफिस में चली गई। किमिको ने ह्यूई को ऑफिस सप्लाई से कुछ वेपन्स बना कर दिए। अगर ह्यूई को यहाँ से जिंदा निकलकर अपने बाप को बचाना है तो इसे भी किमिको के साथ लड़ना होगा। बुचर और एमएम फायर क्रैकर को धमकाने ट्रुथ बॉम्ब के बैक स्टेज चले गए। एमएम ने बुचर को वार्निंग दी कि सीआईए को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि उन्होंने फायर क्रैकर के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन निकालने कैसे कैसे रास्ते आजमाए हैं। यहीं पर बुचर की हालत फिर से खराब होने लगी। बुचर ने एमएम से वादा लिया कि जस्टिन के जरिए रायन को छुड़ाने के पहले मर जाता है तो रायन को होमलैंडर के चुंगल से छुड़ाकर पालने पोसने की जिम्मेदारी एमएम की होगी, चाहे जोर जबरदस्ती से ही क्यों नहीं। बट रायन होमलैंडर से अलग होना चाहिए। तभी वहां पर फायर क्रैकर आ गई। फायर क्रैकर जब 28 साल की थी तब एक टूर के दौरान उसने अंडर एज लड़के के साथ सेक्स किया था। बुचर के पास इस बात के पुख्ता फोटोज वगैरह थे। अगर फायर क्रैकर ने इन्हें सिस्टर सेज के प्लान के बारे में नहीं बताया तो बुचर ये फोटोज ट्वीट करके वायरल कर देगा। पर इनका ये धमकाने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। फायर क्रैकर ने खुद बुचर का फोन लेकर ट्वीट का बटन दबा दिया। ये देखकर बुचर और एमएम दोनों हैरान रह गए। फिर फायर क्रैकर ने स्टेज पर जाकर लाइव ऑडियंस के सामने कन्फेस किया कि एक जमाना था जब फायर क्रैकर अपनी लाइफ में इतना गिर गई थी कि उसने एक अंडर एज लड़के के साथ रिलेशन बना लिए। बस उसी दिन के बाद से फायर क्रैकर ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से बदल देगी। फायर क्रैकर का मानना है कि ऊपर वाले ने उस अंडर एज लड़के को इसकी लाइफ में भेजकर फायर क्रैकर को सही रास्ते पर लाया है। सरप्राइजिंगली ऑडियंस ने इसकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट कर ली। ऑडियंस की सिंपैथी मिलते ही फायर क्रैकर ने फौरन एनी को अंडर द बस डाल दिया कि जब स्टारलाइट छोटी थी तब एक सेव के दौरान इसने अपने पावर्स की मदद से एक होस्टेज को ही अंधा कर दिया था। बाद में स्टारलाइट की पीआर टीम ने सारा मामला रफा दफा कर दिया। ये सुनते ही एनी गुस्से में रूम से बाहर चली गई। फायर क्रैकर को ब्लैकमेल करने वाला प्लान तो फेल हो गया। बट बुचर ने सीक्रेटली उसके ट्रेलर की चाबी चुरा ली थी। बुचर ने यह चाबी फ्रेंची को देकर उसे ट्रेलर की छानबीन करने भेज दिया। ए ट्रेन कंपाउंड वी को ढूंढने होमलैंडर के रूम की तलाशी ले रहा था। तभी उसकी नजर होमलैंडर के सफेद बालों वाले जार और सीक्रेट मदर्स मिल्क स्टोरेज पर पड़ी। थोड़ा और ढूंढने के बाद ए ट्रेन को फाइनली कंपाउंड वी का ड्रॉवर भी मिल गया। ए ट्रेन ने चुपचाप ड्रॉवर में से एक कंपाउंड वी की बोतल चुरा ली। देख के लग रहा था कि इसमें ऑलरेडी कुछ बोतल्स गायब थे। तभी एशली ने इसे रंगे हाथ होमलैंडर के रूम से कंपाउंड वी चुराते हुए पकड़ लिया। होमलैंडर से बदला लेने एशली भी अभी अभी उसका टॉयलेट गंदा करके आई थी। तो टेक्निकली दोनों ही होमलैंडर के पीठ पीछे उसके रूम में कांड कर रहे थे। दोनों की गलतियों की सजा मौत है। फिर एशली और ए ट्रेन ने साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उधर लैब में होमलैंडर ने अपने बचपन वाले ट्रैजिक इंसिडेंट का बदला लेते हुए मार्टी को भी मार दिया। पर तभी वहां पर बारबरा आ गई। फिर होमलैंडर बारबरा से अकेले में बात करने उसे आइसोलेशन रूम में ले गया। बचपन में ये लोग होमलैंडर को कई दिनों तक अकेला आइसोलेशन रूम में बंद करके रखते थे, उसके बिहेवियर पर स्टडी करने। उधर शाइनिंग लाइट गैंग के साथ चली लड़ाई के दौरान ह्यूई ने एक अटैकर को बुरी तरह से काटकर मार दिया। बाहर किमिको ने चालाकी बची कुची गैंग को भी मार दिया। ह्यूई किसी तरह लंगड़ाते हुए किमिको के पास चला गया। चाला ने किमिको को याद दिलाया कि कैसे किमिको ने खुद इसे किडनैप करके जबरदस्ती शाइनिंग लाइट गैंग का पार्ट बनाया था और अब खुद बड़ी संत बनी घूम रही है। फिर किमिको चाला को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ह्यूई के साथ वहां से चली गई। फायर क्रैकर के ट्रेलर की तलाशी लेते वक्त
फ्रेंची को उसके अगले अटैक के बारे में पता चला, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। फायर क्रैकर ने लाइव टीवी पर एनी के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर सबको बताया कि एनी ने हाल ही में एबॉर्शन करवाया था। ये सुनते ही एनी की सटक गई और वह गुस्से में बाहर जाकर सबके सामने फायर क्रैकर को कूटने लग गई। एमएम ने भागते हुए जाकर किसी तरह एनी को रोक लिया। वीएनएन के कैमरास हर एंगल से एनी को रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी एनी सेज की प्लानिंग के मुताबिक सीधा जाकर उसके बिछाए जाल में फंस गई। दूसरी तरफ फ्रेंची को फायर क्रैकर के ट्रेलर में देखकर मंकी डी इज़ेकियल ने उस पर हमला कर दिया। इज़ेकियल के अटैक में फ्रेंची बेहोश हो गया, पर तभी वहां पर बुचर आ गया। बुचर ने लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इज़ेकियल का एक हाथ तोड़ दिया, लेकिन फिर इज़ेकियल ने दूसरे हाथ से बुचर का गला दबोचा। देख के लग रहा था कि बुचर अब नहीं बचने वाला। बुचर की बॉडी में घूम रहा वर्म जोर जोर से फड़पने लगा और बुचर बेहोश हो गया। होश आते ही बुचर ने देखा कि उसके आसपास इज़ेकियल की बॉडी चीथड़ों में पड़ी थी। उसे कुछ भी याद नहीं कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ है। तभी एमएम और एनी यहाँ आकर बुचर और फ्रेंची को अपने साथ ले भागे। बारबरा ने होमलैंडर को बताया कि किसी की उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस पर जितने भी दर्दनाक टेस्ट हुए हैं उन सब का जिम्मेदार होमलैंडर खुद है, क्योंकि सारे होमलैंडर से डरते थे। पैदा होते ही होमलैंडर ने लेजर आइज से अपनी मां समेत ऑपरेशन रूम के सारे डॉक्टर्स को मार दिया था। होमलैंडर इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे तब इन टेस्ट को अधूरा छोड़कर यहाँ से भाग सकता था, बट वो नहीं गया, क्योंकि इस पर बहुत साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के बाद वॉर्ड समझ गए थे कि होमलैंडर को वो यहाँ फिजिकल फोर्स से नहीं रोक सकते, तो ये उसे साइकोलॉजिकल फोर्स से कंट्रोल करेंगे। होमलैंडर इस लैब से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं भागा क्योंकि वो अपने डॉक्टर्स और केयर टेकर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। होमलैंडर तब भी और आज भी लोगों के प्यार और अप्रूवल का भूखा है, इंडिकेटिंग कि होमलैंडर बाहर से कितनी भी इलाइट सुपर हीरो पर्सनैलिटी क्यों न बना ले, अंदर से तो वो भी बस एक इनसिक्योर ह्यूमन ही है। ये सुनते ही होमलैंडर की पूरी सटक गई और उसने बारबरा से कहा कि आज वो उसे दिखा देगा कि बचपन में होमलैंडर इस आइसोलेशन चेंबर को बैड रूम क्यों बुलाता था। फ्रेंची ने फाइनली कोलिन के सामने कन्फेस कर दिया कि इसी ने उसकी सारी फैमिली को मारा था। फिर फ्रेंची की कुटाई करने के बाद कोलिन ने उसे धमकी दी कि अगर आज के बाद वो कभी कोलिन के सामने आया तो वो उसे मार देगा। उधर सिस्टर सेज ने डीप को अपने सीक्रेट फिजिकल पावर्स के बारे में बताया। सेज का दिमाग रीग्रो हो सकता था, तो सेज जिंदगी के बेसिक पलों को एंजॉय करने के लिए खुद के दिमाग में सलिया घुसेड़कर अपना दिमाग पंक्चर कर देती थी, ताकि वो डम बनकर आम लोगों की तरह डम चीजें एंजॉय कर सके। फिर सेज के कहने पर डीप ने धीरे से सलिया लेकर उसके दिमाग में घुसेड़ दिया। एंड देन दे डू इट। BDSM अल्ट्रा प्रो मैक्स। एनी के HQ आते ही सारे उसे कंसोल करने लगे। ह्यूई भी इस बात से बहुत गुस्सा था कि उनके सीक्रेट अबॉर्शन के बारे में अब सारी दुनिया जान गई। टीवी पर विक्टोरिया न्यूमन ने एनी की बुराई करते हुए प्रेसिडेंट सिंगर को भी पेल दिया कि वो इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड है कि उसका इलेक्ट पार्टनर स्टारलाइट जैसी लड़की के साथ है। ये देखते ही सिंगर ने फौरन एनी को कॉल करके उसके साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए। एनी की एक गलती ने बॉबी सिंगर और CIA के सारे प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि एनी के वायरल वीडियो को देखने के बाद लाखों करोड़ों लोग फायर क्रैकर और वॉर्ड के सपोर्ट में आएंगे। वादे के मुताबिक ए ट्रेन हुई के लिए कंपाउंड भी लेकर चला गया। ए ट्रेन को लगा था कि हुई उसे कभी माफ नहीं करने वाला, पर सरप्राइजिंगली हुई ने ए ट्रेन के साथ हाथ मिलाकर सारे गिले शिकवे मिटा दिए। ए ट्रेन के जाने के बाद हुई को पता चला कि बुचर सीक्रेटली इसका पीछा करते हुए यहाँ आया था। हुई को उसके पापा को कंपाउंड भी देकर बचाने वाला आइडिया बुचर को कतई पसंद नहीं आया। बुचर ने हुई के सामने कन्फेस किया कि कुछ महीनों पहले इसने भी फ्रेंची के स्टैश से कंपाउंड भी चुराकर खुद को ठीक करने की कोशिश की थी, बट सब कुछ उल्टा हो गया। यह सुनते ही हुई ने पापा को डोज देने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। हुई खुद को तैयार करके अपने पापा को फाइनल गुड बाय बोलने चला गया, बट तभी हमने देखा कि डैफ्नी ने ऑलरेडी उसके हस्बैंड के सलाइन में कंपाउंड वी मिला दिया था। कंपाउंड वी के बॉडी में जाते ही हुई सीनियर ने फटाक से अपनी आंखें खोल दी। दूसरी तरफ होमलैंडर ने सारे लैब मेंबर्स के टुकड़े करके उनके खून से आइसोलेशन चेंबर को रंग दिया था। फिर होमलैंडर बारबरा को आइसोलेशन चेंबर में जिंदा लॉक करके लैब से बाहर चला गया। होमलैंडर का रिएक्शन देख के लग रहा था कि उसे जो थेरेपी चाहिए थी वो मिल गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत वॉर्ड के V52 एक्सपो से हुई,
यानी इधर द बॉयज के क्रिएटर डिज्नी के D23 इवेंट की मार रहे थे। डीप ने एक्सपो में वॉट सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 7 से फेज 19 तक के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। होमलैंडर अपने ख्यालों में गुम होकर साइड में खड़ा सबको घूर रहा था। होमलैंडर को इधर पिछले एपिसोड के एंडिंग वाले फ्लैशबैक्स आ रहे थे। होमलैंडर को इस तरह से खोया खोया देखकर सेज समझ गई कि फिलहाल इसका मूड काफी खराब है। दूसरी तरफ ह्यू सीनियर को होश में आता देख ह्यूई उस पर कड़ी नजर रखे हुए था। ह्यूई ने डैफ्नी को साइड में बुलाकर बताया कि उसे पूरा यकीन है कि ह्यू सीनियर के सलाइन में कंपाउंड वी जरूर इसी ने मिलाया होगा। डैफ्नी को ह्यूई के जैकेट से कंपाउंड वी की बोतल मिली थी। ये नहीं चाहती थी कि ह्यूई फिर से एक बार अपने एक पेरेंट को खो दे, इसीलिए उसने गिल्ट में आकर ह्यू सीनियर को कंपाउंड वी का डोज दे दिया। ह्यूई को अंदर ही अंदर से पूरा यकीन था कि ये चीज आगे चल के जबरदस्त बैकफायर करने वाली है। फायर क्रैकर ने लाइट ह्यूई पर एनी की जबरदस्त बैंड बजा दी। इसने सबके सामने स्टारलाइट के सपोर्टर्स को सीधा अमेरिका का दुश्मन घोषित कर दिया। फायर क्रैकर के फॉलोअर्स ने स्टारलाइटर HQ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एनी की बस एक गलती ने उसके सारे मिशन पर पानी फेर दिया। उधर MM की बेटी जनीन ने अपने पापा से इंस्पायर होकर स्कूल में एक होमलैंडर सपोर्टर को कूट दिया। जब MM सूप के खिलाफ लड़ सकता है तो ये क्यों नहीं। मोनिक ने ऑलरेडी इस सुपर हीरो ड्रामा में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को खो दिया था। ये नहीं चाहती कि अब उसकी बेटी भी इस लाइन में शामिल हो जाए। इस सिचुएशन को सॉल्व करने की सारी जिम्मेदारी बेचारे MM के सर पर आ गई। बुचर फिर से एक बार अकेले में जो केस्लर से मिलने चला गया। जो चाहता है कि सूप किलिंग वायरस वाले मिशन में बुचर इसके साथ मिलकर काम करे। वैसे भी फिलहाल द बॉयज के 90% मेंबर्स उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में अटके हुए हैं। फ्रेंची, किमिको और एनी द बॉयज के HQ में बैठे एक दूसरे को झूठा दिलासा दे रहे थे। तभी वहां बुचर आ गया। एनी ने गुस्से में बुचर को बताया कि अब फायर क्रैकर ने इज़ेकियल के मर्डर का इल्जाम भी एनी के सर पर डाल दिया। MM को फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि आखिर बुचर ने इज़ेकियल को मारा कैसे। बुचर ने ऑनेस्टली सबको बता दिया कि उसे भी कोई आइडिया नहीं कि इज़ेकियल की बॉडी चीथड़ों में कैसे फट गई। यहीं बुचर ने सबको जेनवी वाले सूप किलिंग वायरस के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली वो वायरस फिलहाल विक्टोरिया न्यूमन के कब्जे में है। ये वायरस अभी तक होमलैंडर को मारने के लायक तो नहीं बना, लेकिन इससे ये विक्टोरिया न्यूमन का पत्ता जरूर काट सकते हैं। ऐसा करने से एटलीस्ट ये न्यूमन को तो प्रेसिडेंट बनने से रोक सकते हैं। बट विक्टोरिया न्यूमन के पास से वायरस चुराने से पहले बुचर को एनी से एक आखिरी फेवर चाहिए, प्रेसिडेंशियल पार्डन, यानी किसी खतरनाक कैदी की माफी। सिस्टर सेज ने एट्रियन को फुल हिंट्स दिए कि वो अच्छे से जानती है कि CCTV फुटेज जरूर एट्रियन ने ही लीक की होगी। इन्हें बस अब कुछ पुख्ता सबूत की जरूरत है। एनी से मिले प्रेसिडेंशियल पार्डन की मदद से बुचर ने स्टैन एडगर को आजाद कर दिया। बदले में बुचर को बस विक्टोरिया न्यूमन के सीक्रेट अड्डे का पता चाहिए। पहले तो एडगर ने न्यूमन को धोखा देने से साफ मना कर दिया, बट फिर बुचर ने उसे बताया कि न्यूमन ने उसकी बेटी जोई को भी कंपाउंड वी देकर सूप बना दिया। अगर एडगर इनकी मदद करने के लिए राजी होता है तो आजादी के साथ साथ बुचर उसे जोई की कस्टडी भी दे देगा, यानी एडगर के लिए एकदम फ्रेश स्टार्ट। ये सुनते ही एडगर फौरन मान गया। उधर हॉस्पिटल में ह्यूई का मस्त हैप्पी फैमिली रियूनियन चला था। तभी डैफ्नी इमोशनल होकर रोने के लिए बाहर चली गई। डैफ्नी के बाहर जाते ही ह्यूई ने अपने पापा से पूछा कि आखिर उसने पावर ऑफ एटर्नी डैफ्नी को क्यों थमा दी। ह्यूई सीनियर ने उसे बताया कि ह्यूई दिल से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो अच्छे से जानता था कि जरूरत पड़ने पर ह्यूई अपनों के लिए मुश्किल फैसले नहीं ले सकता, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी ह्यूई की बजाय डैफ्नी को सौंप दी। यहीं पर ह्यूई ने कंपाउंड वी के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी नोटिस किए। कंपाउंड वी धीरे धीरे ह्यू सीनियर के मेमोरीज पर इफेक्ट कर रहा था। एडगर द बॉयज को लेकर न्यूमन के फार्म हाउस चला गया। उसे पूरा यकीन था कि न्यूमन ने वायरस जरूर यहीं पर छुपाया होगा। फार्म हाउस की तलाशी लेते वक्त अंदर इन्हें एक सीक्रेट टेस्टिंग लैब मिली। लैब में चारों ओर खून फैला था और कंपाउंड वी की एक बोतल ड्रेनेज के पास पड़ी थी। लैब के फ्रिज को चेक कर फ्रेंची ने फौरन कंफर्म कर दिया कि वो वायरस पक्का इसी लैब में टेस्ट हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वायरस के सारे सैंपल्स यहाँ से गायब थे। तभी अचानक वहां पर विक्टोरिया न्यूमन आ गई। न्यूमन एडगर को द बॉयज के साथ देखकर काफी नाराज हो गई, बट अगेन इसने भी तो एडगर को धोखा दिया था, तो वो अब इवन हो गए। न्यूमन ने फौरन इनसे वार्ड के साइंटिस्ट समीर के बारे में पूछा। समीर, जो कि जोई का बायोलॉजिकल बाप भी है, इस लैब में न्यूमन के लाए सूप किलिंग वायरस पर रिसर्च कर रहा था। वायरस के साथ साथ समीर भी गायब हो गया। एडगर को भी नहीं पता कि समीर कहाँ है। एडगर ने न्यूमन को सजेशन दिया कि वो द बॉयज की मदद से समीर को ढूंढ सकती है।
अगर न्यूमन ने द बॉयज को नुकसान पहुंचाया तो वो उसके सूप होने वाली खबर वायरल कर देंगे। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्हें अब न चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। उधर V52 में डायरेक्टर एडम बुक रायन का नया शो अनाउंस करने वाले थे, बट होमलैंडर ने नोटिस किया कि रायन को इस सुपर स्कूल टीवी सीरीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस जेन्युइनली लोगों की मदद करनी है। यह सुनते ही होमलैंडर ने एडम को धमकाते हुए कहा कि अगर रायन नहीं चाहता तो ये शो नहीं होगा। भाड़ में गई तुम्हारी प्लानिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। रायन को पहले लगा कि शायद होमलैंडर उससे गुस्सा है, बट होमलैंडर ने रायन को समझाते हुए कहा कि वो खुद बचपन से दूसरों के कंट्रोल में जीता आ रहा है। होमलैंडर ये सेम चीज रायन के साथ कतई होने नहीं देगा। रायन ऐसी दुनिया में जिएगा जहां उसे कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। उधर फार्म में समीर को ढूंढते वक्त एडगर ने भांप लिया कि न्यूमन वायरस की मदद से होमलैंडर को कंट्रोल करने की प्लानिंग में है। तभी बुचर की नजर एक बान पर पड़ी। बान के अंदर समीर के एक लैब असिस्टेंट की लाश पड़ी थी, जिसके पेट में मुर्गी के अंडे थे। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इन पर कंपाउंड वे से इफेक्टेड सूप्ड मुर्गियों ने हमला कर दिया। इनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये बुलेट प्रूफ मुर्गियां रुकने को तैयार नहीं थी। न्यूमन ने एडगर को बचाने एक मुर्गी का सर फोड़ दिया और सारे किसी तरह से भागकर बान के बाहर चले आए। बाहर आते ही न्यूमन और बुचर के बीच जबरदस्त झगड़े शुरू हुए। न्यूमन ने गुस्से में सबको बताया कि बुचर सीक्रेटली रायन के बदले द बॉयज को धोखा देने के लिए तैयार था। माना कि उसने लास्ट मोमेंट में प्लान बदल लिया, बट द डैमेज हैज बीन डन। उधर एक्सपो में लंच के दौरान कोलमन ने एशली के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि एशली के डिमोशन के बाद उसे अब BDSM में मजा नहीं आ रहा। फायर क्रैकर भी समझ गई कि सेज ने जानबूझकर उसे लाइव स्टेज पर स्टारलाइट से पिटवाया था। मौका मिलते ही फायर क्रैकर सेज की इस हरकत का बदला जरूर लेगी। एड्रियन ने एशली के सामने कन्फेस किया कि उसी ने CCTV फुटेज लीक की है और सिस्टर सेज को इस पर पूरा शक है। अगर एशली ने एड्रियन की मदद नहीं की तो वो इसे भी अपने साथ लेकर डूबेगा। हॉस्पिटल में ह्यू सीनियर का दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ गया था। कंपाउंड वे ने ह्यू को स्ट्रोक से बचाकर उसे कुछ सुपर पावर्स तो दे दिए, पर साथ ही साथ उसके मेमोरी सिस्टम की बैंड बजा दी। ह्यू पूरी तरह से कंफ्यूज होकर हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह फेज होते हुए लोगों को मारे जा रहा था। जब ह्यू और डैफ्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो कंफ्यूज ह्यू सीनियर उल्टा गुस्से में डैफ्नी को ही मारने चला गया। एक हॉस्पिटल गार्ड ने भी ह्यू को रोकने की कोशिश की, बट पप्पा जी ने इसे भी मार दिया। होमलैंडर ने रायन को बताया कि उसे दुनिया को बचाने की शुरुआत आज ही से कर देनी चाहिए। रायन ने नोटिस किया था कि एडम उसकी असिस्टेंट बॉनी को सेक्सुअली हरास कर रहा था, तो रायन के शुभ कामों की शुरुआत बॉनी को बचाने से होगी। होमलैंडर के कहने पर रायन ने एडम को बॉनी के आगे घुटने टेकने के लिए कहा। एडम को सबक सिखाने बॉनी उसे धड़ाधड़ चांटे लगाने लगी। रायन मस्त कोल्ड ड्रिंक पीते हुए होमलैंडर के साथ ये शो एंजॉय कर रहा था, इंडिकेटिंग कि रायन भी अब धीरे धीरे होमलैंडर जैसा बनते जा रहा है। उधर फार्म में कुछ जानलेवा सुपर शीप्स ने इन पर हमला कर दिया। शीप से जान बचाने सारे पास वाले फार्म में घुस गए, जहां उनकी मुलाकात समीर से हुई। समीर ने इन्हें बताया कि वायरस के एक फेल्ड टेस्ट के दौरान कंपाउंड वी की एक बोतल फार्म के ड्रेनेज सिस्टम में मिल गई, जिसका पानी पीकर फार्म के सारे जानवर सुपर चार्ज हो गए। इस हादसे में ऑलमोस्ट सारा वायरस तबाह हो गया, सिवाय इस एक इंजेक्शन के। फ्रेंची को लगता है कि इन्हें यह वायरस पास पड़े लैब असिस्टेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देना चाहिए, फिर ये लोग बॉडी को बाहर फेंक देंगे। सुपर शीप्स उस बॉडी को खाकर ये वायरस धीरे धीरे फार्म के बाकी एनिमल्स में भी फैला देंगे और इस तरह से इनकी जान बच जाएगी। पहले तो बुचर, न्यूमन और एडगर वायरस के आखिरी डोज को इस तरह से वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बट MM के समझाने के बाद सारे मान गए, क्योंकि इस बांध से जिंदा बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता था। किसी वजह से स्टारलाइट अपने पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। यहीं पर बुचर ने न्यूमन को बताया कि एडगर ने उनके साथ जोई की कस्टडी को लेकर डील की है। उधर हॉस्पिटल में हिवी ने किसी तरह अपने प्यार की ताकत से ह्यू सीनियर को शांत कर दिया। हिवी का मानना था कि अब भलाई इसी में है कि ये ह्यू सीनियर को शांति से मौत की नींद सुला दें। द बॉयज का प्लान काम कर गया। वायरस वाली बॉडी को खाते ही एक एक करके सारे सुपर शीप्स मारे गए। सब कुछ शांत होते ही MM ने एडगर को वापस CIA के हवाले कर दिया। नो वायरस नो डील। तभी न्यूमन ने देखा कि वहां पर समीर का कोई अता पता नहीं है। फार्म की तलाश लेते वक्त न्यूमन के एजेंट्स को समीर का ये कटा हुआ पैर मिला।
इंडिकेटिंग कि समीर शायद फार्म एनिमल्स के हाथों या दांतों मारा गया। जेल को जाते वक्त रास्ते में न्यूमन ने CIA एजेंट्स का सर फोड़कर एडगर को आजाद कर दिया। होमलैंडर ने अब गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन यानी सैम और केट को भी इनडायरेक्टली अपनी टीम में शामिल कर दिया। होमलैंडर ने सबके सामने अनाउंस किया कि अब एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, जहां इन्हें अपने काम को करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। होमलैंडर के इस मिशन में द 7 और गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन का उससे फुल सपोर्ट है। यहीं पर होमलैंडर ने एक और अनाउंसमेंट की कि CCTV फुटेज लीक करने वाला वो गद्दार कोलमन है। यानी ए ट्रेन के कहने पर एशली ने कोलमन को फंसाकर अपना बदला भी पूरा कर लिया। फिर सबने साथ मिलकर गद्दार कोलमन को बुरी तरह से मार दिया। फ्रेंची से अब बिल्कुल भी गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर सारे मर्डर्स कन्फेस कर दिए। ह्यू सीनियर को इमोशनल फाइनल गुड बाय बोलने के बाद ह्यूई ने उसे इंजेक्शन देकर मार दिया। बुचर सीक्रेटली जो को लेकर वापस न्यूमन के फार्म चला गया, जहां उसने समीर को बंदी बनाकर रखा था। विक्टोरिया न्यूमन को चकमा देने इसी ने समीर का पैर काटा था। अब ये समीर की मदद से फिर से उस सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करेंगे। ये देखकर जो ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बुचर हैज स्टिल गॉट इट। एपिसोड 6 बुचर ने समीर को कड़ी वार्निंग दी कि सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। समीर के कामों को आसान करने बुचर विक्टोरिया के फार्म से एक वायरस से इन्फेक्टेड शीप का सर भी काट कर लाया था। बुचर और केस्लर ने समीर को अब एक नई लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। देख के लग रहा था कि ये वॉर्ड फार्म की कोई अबैंडन्ड फैक्ट्री वगैरह होगी। समीर ने बुचर को साफ साफ बता दिया कि 1 हफ्ते में वायरस रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल काम है, इसमें महीनों की रिसर्च लगेगी। बट बुचर के पास उतना टाइम नहीं है, उसे किसी भी हालत में 1 हफ्ते के अंदर होमलैंडर किलिंग वायरस चाहिए। जाने से पहले बुचर ने केस्लर को बताया कि ध्यान रहे कि अगली बार ये सोकर अपना टाइम वेस्ट ना करे। ह्यूई सीनियर मेड इन मैनहट्टन मूवी का काफी बड़ा फैन था, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने ह्यूई और डैफ्नी उसकी अस्थियां मूवी के फेमस लोकेशन पर डालने लग गए। ये दोनों एनी और किमिको के साथ न्यूयॉर्क के टूर पर निकले थे। फ्रेंची के अचानक खुद को पुलिस के हवाले करने के बाद से ही किमिको का मूड काफी ऑफ था कि फ्रेंची ने इसे बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। डैफ्नी ह्यूई के इस अजीब से फ्रेंड सर्कल को देखकर काफी परेशान थी। तभी एक फायरक्रैकर सपोर्टर ने सबके सामने एनी को चाइल्ड मर्डरर के नाम से पुकारा। ये देखकर ह्यूई और एनी काफी गुस्सा हो गए, बट डैफ्नी ने उन्हें यह बोलकर शांत कर दिया कि उन्हें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। किमिको फ्रेंची से मिलने सीधा जेल चली गई, जहां उसे पता चला कि फ्रेंची किसी भी गेस्ट से मिलना नहीं चाहता। पिछले एपिसोड में कैमरन कोलमन की दुखद मौत के बाद अब फायरक्रैकर ने उसके शो पर कब्जा कर लिया। फायरक्रैकर ने ऑडियंस को बताया कि कोलमन अनप्लान्ड सबैटिकल लीव लेकर गया है और उसके आने तक ये कोलमन का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला न्यूज चैनल चलाएगी। बॉयज के HQ में बैठा मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसे ए ट्रेन का कॉल आ गया। ए ट्रेन ने इसे कोलमन की मौत और होमलैंडर के सुपर विलन प्लान के बारे में बताया कि होमलैंडर द 7 और गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ए ट्रेन को शक है कि इस प्लान में सिस्टर सेज और टेक नाइट का भी कोई बड़ा रोल है। ए ट्रेन पैनिक मारकर खुद की जान बचाने फोन लगाने से पहले कनाडा आया था, बट ये द 7 से कहां भागेगा। टेक नाइट ने रात को एक स्पेशल बिलियनर्स की पार्टी रखी थी। ए ट्रेन को वो पार्टी अटेंड करने तो जाना ही था। ए ट्रेन को शक है कि इस पार्टी में शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। ने फौरन ये खबर द बॉयज को बताई। तो अब प्लान ये है कि द बॉयज किसी तरह टेक नाइट की पार्टी में घुसकर उनके बीच चला कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे। एनी को लगता है कि ना चाहते हुए भी इस मिशन में इन्हें बुचर की मदद लगेगी, बट ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से बुचर कहीं गायब हो गया है। किसी अननोन रीजन के कारण टेक नाइट ने चर्सी सूप वेब व्यूवर को भी इस पार्टी का इनविटेशन भेजा था। को लगता है कि ये ह्यूई को वेब व्यूवर का कॉस्ट्यूम पहनाकर इस पार्टी में घुसा सकते हैं। एनी के मना करने के बावजूद भी ह्यूई इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। ने चर्सी वेब व्यूवर के घर जाकर उसके 2 में से 1 सुराख में ड्रग्स का इंजेक्शन घुसा दिया। ये भाई साहब अब 2 दिन तक नहीं उठने वाले। टेक नाइट की पार्टी में होमलैंडर रायन को भी लेकर गया। यहाँ पर करोड़पति बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आए थे। टेक नाइट ने होमलैंडर और खुद की बड़ाइयां मारते हुए कहा कि कैसे ये दोनों फिलहाल दुनिया के सबसे टॉप 2 सुपर हीरोज हैं। बट होमलैंडर ने फौरन टेक नाइट की इंसल्ट करके उसे अपनी जगह दिखा दी कि वो पैसों के दम पर महान बने टेक नाइट जैसे कमजोर हीरोज को अपनी बराबरी का नहीं मानता। एशली को पार्टी में आता देख सेज उसे फौरन भगाने चली गई,
बट एशली ने उसे बताया कि वो टेक नाइट की बहुत पुरानी दोस्त है। एशली को इस पार्टी का स्पेशल इनविटेशन मिला है जिसका सेज और द सेवन के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो ये ज्यादा ना सोचे। यहीं पर टेक नाइट ने एट्रियन और फायर क्रैकर को बताया कि उसकी फैमिली पुराने जमाने में स्लेव पकड़ने का काम करती थी। टेक नाइट ने आज उस फैमिली बिजनेस को बढ़ाकर मुजरिम पकड़ने वाला एम्पायर बना दिया। यानी टेक नाइट की कंपनी बहुत सारे प्रिजन फैसिलिटीज को चलाती है। ह्यूवी वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। एमएम ने ह्यूवी को चेतावनी दी कि टेक नाइट अपने सुपर सेंसेस की मदद से ह्यूवी की बॉडी स्मेल भी पहचान सकता है। बट लकीली वेब वीवर का कॉस्ट्यूम ऑलरेडी इतना बदबूदार था कि वो ह्यूवी की स्मेल को बड़ी आसानी से छुपा देगा। प्लान के मुताबिक ह्यूवी वेब वीवर का कॉस्प्ले करके पार्टी में घुस गया। द बॉयज ये देखकर चौंक गए कि इस पार्टी में द सेवन के कुछ मेंबर्स और विक्टोरिया न्यूमन भी आई हुई है। एमएम ने ह्यूवी को फटाफट बग्स प्लांट करके बाहर आने को कहा, पर तभी टेक नाइट ने उसे साइड में बुला लिया। अपैरेंटली टेक नाइट वेब वीवर को उसका नया साइड किक बनाना चाहता था और उसका पार्टी में आना इस बात का कंफर्मेशन है कि वेब वीवर ने टेक नाइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ह्यूवी उसका कैरेक्टर प्ले करते हुए चुपचाप टेक नाइट के साथ मैंशन के टूर पर चला गया। होमलैंडर और सेज ने न्यूमन को साइड में बुलाकर बताया कि पार्टी के बाद होमलैंडर अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों के बीच एक अनाउंसमेंट करने वाला है। होमलैंडर 25th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से रातों रात हुकूमत पलटकर न्यूमन को अमेरिका का पहला सूप प्रेसिडेंट बना देगा। माना कि यह सब बहुत फास्ट हो रहा है, बट न्यूमन के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डोंट वरी, पार्टी के बाद सिस्टर सेज अपने तेज दिमाग से सारे डिसीजन मेकर को पट्टी पड़ा लेगी। यहीं पर होमलैंडर ने न्यूमन से इनडायरेक्टली पूछा कि क्या स्टैन एडगर को छुड़ाने में इसका कोई हाथ है। न्यूमन ने फौरन टॉपिक बदलकर होमलैंडर को समझाया कि उन्हें अब स्टैन एडगर से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंशन का टूर देने के बाद टेक नाइट ह्यूवी यानी वेब वीवर को उसका 50 शेड्स ऑफ डार्क नाइट वाला टेक केव दिखाने ले गया, जो कि एक तरह का टॉर्चर सेक्स चैम्बर था। टेक केव में जाते ही ह्यूवी का द बॉयज से कनेक्शन टूट गया। नीचे केव में टेक नाइट का बटलर एलाइजा बीडीएसएम इवेंट्स की तैयारियां कर रहा था। ह्यूवी ने देखा कि टेक नाइट ने उसके पिछले साइड की लाडियो को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि टेक नाइट को झूठ बोलने वाले कतई पसंद नहीं। ये देखते ह्यूवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बट फिर ह्यूवी ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके टेक नाइट के बताए प्रोसेस फॉलो किए। द सेवन डीप और ब्लैक नोयर को वॉट टावर में अकेला छोड़कर पार्टी अटेंड करने गए थे। ब्लैक नोयर को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसने डीप को बताया कि उसे ब्लैक नोयर का कैरेक्टर प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो जल्दी द सेवन को छोड़कर मिजूरी में कोई शो करने जाने की प्लानिंग में है, जहां इस फेक ब्लैक नोयर को फाइनली उसके असली उड़ने वाले पावर्स यूज करने मिलेंगे। डीप ने इसे फिर से समझाते हुए कहा कि वो ऐसी गलती ना करे। ब्लैक नोयर का कैरेक्टर प्ले करना है तो उसे भी उसके जैसा ही बनना होगा। ब्लैक नोयर को वायलेंस काफी पसंद था, तो इस फेक ब्लैक नोयर को भी खुश रहने के लिए वायलेंस इस पावर वाला मोटो आजमाना चाहिए। ह्यूवी से कांटेक्ट टूटते ही एनी ने उसे बचाने अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एमएम भी मान गया। किमी को दीवार चढ़कर मैंशन के अंदर घुस गई ताकि वो बाकी टीम के लिए पीछे का दरवाजा खोल सके, बट दीवार चढ़ते वक्त किमिको का फोन नीचे गिरकर टूट गया। प्लान के मुताबिक ये सारे चुपकर टेक नाइट के मैंशन में घुस गए। दूसरी तरफ बुचर को बेगा के विजन्स ने बताया कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। होमलैंडर से बदले की आग में बुचर ने एक मासूम साइंटिस्ट का पैर जो काट दिया, और वैसे भी होमलैंडर को मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। एक होमलैंडर जाएगा तो दूसरा आएगा। न्यूमन सेक्सिस्ट और रेसिस्ट पॉलिटिशियन के साथ बात कर करके अब परेशान हो गई थी। कुछ देर के लिए इसने इमेजिन किया कि क्यों ना अपने पावर से मैं अपना ही सर फोड़ दूं, और इसी चीज को एपिसोड 6 के टीजर में डाल के शो क्रिएटर्स ने सबका जबरदस्त डीप काटा। न्यूमन को अब सेज के प्लान पर डाउट आने लगा है। अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो प्रेसिडेंट बनकर भी क्या फायदा। फिर सेज ने उसे एग्जाम्पल देकर समझाया कि अगर वो चाहे तो अपने इंटेलिजेंट पावर से कैंसर का क्योर निकालकर दुनिया को बचा सकती है। पर धीरे धीरे सेज समझ गई कि ह्यूमैनिटी को बचाकर कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना ये अपने पावर सिर्फ खुद के भले के लिए यूज करें। न्यूमन की तरह ही सेज का बचपन भी बड़ा ट्रैजिक निकला है। समय आ गया है कि ये अब पावरफुल लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन पर कब्जा कर ले। सेज की स्पीच को सुनकर न्यूमन फुल ऑन मोटिवेट हो गई। फिर सेज, न्यूमन और होमलैंडर पोस्ट पार्टी इवेंट को लेकर सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। फायर क्रैकर ने भी इनको ज्वाइन करने की कोशिश की, बट सेज ने उसे इंसल्ट करके भगा दिया। होमलैंडर ये सोचकर परेशान था
कि साला अचानक ये टेकनाइट किधर चला गया। टेकनाइट और एशली ने मिलकर ह्यूई के साथ ऐसी हरकतें की हैं जिसके बारे में बात ना करो तो ये अच्छा है। अब जब भी मैं चॉकलेट केक देखूंगा मुझे ह्यूई के केक्स दिखाई देंगे। ह्यूई डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बट टेकनाइट ने एशली को वार्निंग दी कि जब तक वेब वीवर उसका सेफ वर्ड यूज नहीं करता तब तक नहीं रुकना। अब बेचारे ह्यूई को क्या पता कि वेब वीवर का सेफ वर्ड क्या है। सेज से इंसल्ट सुनने के बाद फायर क्रैकर बाथरूम में रोकर वापस आ रही थी कि तभी इसके सामने अचानक एनी आ गई। एनी ने फायर क्रैकर से बचपन वाले इंसिडेंट के बारे में माफी मांगी और बाद में उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। एनी अभी भी अपने पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। उधर एशली थककर थोड़ा रिचार्ज होने चली गई। तभी टेकनाइट ने नोटिस किया कि वेब वीवर कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहा है। टेकनाइट फौरन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसने फौरन वेब वीवर का मास्क निकालकर देखा कि ये तो ह्यूई है। ह्यूई के बहुत मना करने के बावजूद भी टेकनाइट उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इससे तो अब और भी मजा आने वाला है। मैंशन में ह्यूई को ढूंढते वक्त एमएम और किमिको का सामना सेज से हुआ। सेज ने एमएम को बताया कि वो सीक्रेटली इसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। सेज ने जनीन की हरकतों का जिम्मेदार एमएम को बताया। ये सुनते ही एमएम ने बिना सोचे समझे सेज को हेडशॉट दे दिया। सेज तो दिमाग रीजनरेट करके ठीक हो जाएगी, बट गोली चलाते ही एमएम को पैनिक अटैक्स आने लगे और वो बेहोश हो गया। तभी यहाँ पर ए ट्रेन भी आ गया। किमिको ने किसी तरह ए ट्रेन को समझाया कि वो समय रहते एमएम को हॉस्पिटल लेकर जाए। इनके हॉस्पिटल जाते ही एनी और किमिको ह्यूई को बचाने टेक केओ में चले गए, जहां टेकनाइट ह्यूई की बॉडी में एक और होल बनाने वाला था। किमिको ने समय रहते टेकनाइट को किक मार के बेहोश कर दिया। ए ट्रेन को एमएम की जान बचाता देख हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चा उससे काफी इंप्रेस हुआ। ये देखकर ए ट्रेन भी खुश हो गया कि फाइनली अब वो जरा हीरोज वाले काम कर रहा है। दिमाग में गोली लगने की वजह से अब थोड़े टाइम के लिए सेज एकदम बच्चे जैसा बिहेव करेगी। सेज के सर पर बुलेट होल और उसका बच्चों वाला बिहेवियर देखकर होमलैंडर फुल ऑन पैनिक मोड में चला गया कि उसे अब अकेले ही सारी अनाउंसमेंट करनी होगी। पार्टी खत्म होते ही होमलैंडर ने किसी तरह कॉन्फिडेंस जमा करके सबको बताया कि वो लोग 25th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से रॉबर्ट सिंगर को गिराने के प्लान में हैं। ये सुनते ही सारे पॉलिटिशियंस और बिलियनर्स ने परेशान होकर होमलैंडर से ढेर सारे सवाल किए। होमलैंडर को घंटा पता नहीं था कि अब क्या करना है। फिर सेज की हालत देखकर न्यूमन ने डिसाइड किया कि अब वो लीड लेगी। न्यूमन ने सबको दिलासा देते हुए समझाया कि अमेरिका को डेमोक्रेसी उसकी बेवकूफ अवाम नहीं बल्कि तुम जैसे करोड़पति लोग बनाते हो। न्यूमन इधर सबको फुल ऑन मस्का मार रही थी और लकीली इसका प्लान काम कर गया। अब अमेरिका के टॉप 1% पावरफुल पीपल होमलैंडर के प्लान में इनका साथ देंगे। पर न्यूमन को सारा क्रेडिट खाता देख होमलैंडर गुस्से से लाल हो गया। उधर टेक क्यू में ह्यूई, किमिको और एनी टेकनाइट से इंफॉर्मेशन उगलवाने में लगे थे। तभी टेकनाइट के पुराने साइडकिक ने आजाद होकर इन्हें दिखाया कि यह बंदा सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता है। लकीली टेकनाइट के लैपटॉप को भी अनलॉक करना काफी इजी था, बस उसका आइरिस स्कैन कर दो। फिर इन्होंने टेकनाइट को यह बोलकर ब्लैकमेल किया कि अगर इसने इन्हें सेज के प्लान के बारे में नहीं बताया तो वो उसका सारा पैसा ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे चैरिटी में दान कर देंगे। ये सुनते ही टेकनाइट ने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाने के बाद होमलैंडर और सेज टेकनाइट के प्रिजन्स को इंटरमेंट कैंप्स जैसा यूज करने वाले थे, यानी विदाउट लॉ अपने दुश्मनों को बंद करने वाले जेल्स। सच सुनने के बाद भी किमिको ने डोनेशन का बटन दबा दिया। तभी टेकनाइट की करतूतों से परेशान होकर एलाइजा उसका गला दबाने लगा। डोंट वरी, एलाइजा टेकनाइट की मौत को फेल्ड बीडीएसएम एक्सीडेंट दिखाकर सब रफा दफा कर देगा। जाने से पहले एलाइजा ने ह्यूई को वेब वीवर का सेफ वर्ड भी बताया, ज़ेंडेया। हॉस्पिटल में होश आते ही डॉक्टर्स ने एमएम को बताया कि उसे जल्द से जल्द अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाना पड़ेगा, नहीं तो इसे पैनिक अटैक की जगह हार्ट अटैक भी आ सकता है। किमिको फिर से अकेले जेल जाकर फ्रेंची के इंतजार में बैठ गई। उधर फायर क्रैकर ने होमलैंडर को बताया कि टेकनाइट अब नहीं रहा और उसने पार्टी में स्टारलाइट को भी देखा था, इंडिकेटिंग कि सिस्टर सेज ने इन्हें गलत बंदे का नाम दे दिया। असली गद्दार तो आज भी आजाद घूम रहा है। यानी ये लोग जितना सोचते हैं सिस्टर सेज शायद उतनी होशियार भी नहीं है। बट होमलैंडर ने उल्टा फायर क्रैकर पर ही गद्दार होने का आरोप लगा दिया। फिर फायर क्रैकर ने उसे समझाते हुए कहा कि वो तो होमलैंडर को पूजती है। होमलैंडर से अपनी वफादारी साबित करने इसने स्पेशल हार्मोनल ड्रग्स लेकर खुद को बिना प्रेगनेंसी मदर्स मिल्क प्रोड्यूस करने के लायक बनाया। इतना बोलकर फायर क्रैकर ने जिप खोलकर होमलैंडर के ऊपर फ्रेश मदर्स मिल्क का सैंपल फेंका।
यह देखकर होमलैंडर काफी इंप्रेस हुआ। फिर फायर क्रैकर होमलैंडर को गोद में लेकर छोटे बच्चे जैसा फीड करने लगी। देख के लग रहा था कि ये अब सिस्टर सेज की जबरदस्त बैंड बजा देगी। उधर एनी और ह्यूवी पार्टी में रिकॉर्ड किए न्यूमन के भाषण को सुन रहे थे। पता नहीं न्यूमन को होमलैंडर के प्लान की कितनी रियलिटी मालूम होगी। तभी ह्यूवी ने रोते हुए एनी को बताया कि वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। पहले पापा की मौत और फिर वो टेक केव वाला इंसिडेंट। दूसरी तरफ समीर ने बुचर को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसके लिए वायरस नहीं बनाने वाला, क्योंकि रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को पता चला था कि होमलैंडर किलिंग लेवल का वायरस बनाने के लिए इन्हें वायरस को एयरबॉर्न बनाना होगा। यानी देखते ही देखते वो वायरस दुनिया से सारे सूप्स को खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग रायन। ये सुनते ही बुचर थोड़ा रुक गया। बेका के विजन्स ने बुचर को बताया कि ऐसा करना जेनोसाइड होगा, पर तभी बुचर के सामने जो केस्लर बेका से लड़ने लग गया। यानी फैंस का शक बिल्कुल सही था। बेका की तरह ही जो केस्लर भी बुचर का बस विजन है। बेका इज गुड एंजल एंड जो इज बैड एंजल। असली जो तो कब का लड़ाई में मर चुका है। फिर जो के विजन्स ने बुचर को बताया कि इसी ने जरूरत पड़ने पर इज़िकील को मारकर बुचर की जान बचाई थी। अब क्योंकि जो एक्चुअल में बुचर की ही अल्टरनेट पर्सनालिटी है, यानी एयरबॉर्न वायरस को बनाकर सारे सूप्स को मारने का आइडिया भी इनडायरेक्टली बुचर का ही है। बुचर की अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि वॉन्ट क्रिसमस स्पेशल शो के रिहर्सल की तैयारी कर रहे थे। रायन को ये लाइव प्रोपेगेंडा शो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसमें वॉन्ट छोटे बच्चों को सिखा रहे थे कि वो ख्यालों वाले लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। अगर बच्चों को लगता है कि उनके टीचर, पेरेंट्स या रिलेटिव्स में से कोई ऐसे ख्यालों वाला है तो वो उसे बड़ी आसानी से वॉट को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट शो के नए डायरेक्टर ने रायन को समझाया कि ये स्क्रिप्ट डायरेक्ट होमलैंडर ने अप्रूव की है। ये सुनते ही रायन परेशान होकर सूसू ब्रेक पर चला गया। दूसरी तरफ होमलैंडर और फायर क्रैकर ने सिस्टर सेज के आने से पहले ही मीटिंग शुरू कर दी। ये देखकर सेज काफी गुस्सा हो गई। एशली यहाँ होमलैंडर के अपकमिंग NFT लॉन्च की डिटेल्स बता रही थी, बट सेज के आते ही होमलैंडर ने उसे बाहर भगा दिया। पिछले एपिसोड में सेज की बचकाने हरकतें देखकर होमलैंडर उससे काफी डिसअपॉइंट हो गया है। एक तो सेज ने लास्ट मोमेंट पर इनके सारे प्लान का कचरा कर दिया, ऊपर से इनकी नाक के नीचे से बुचर की गैंग ने मैंशन में बग्स लगाकर न्यूमन के सारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। द बॉयज का उस मीटिंग में मौजूद होना यह भी साबित करता है कि असली लीक अब भी इनके बीच जिंदा है। यानी महाबुद्धिमान सेज ने अभी तक असली गद्दार को नहीं ढूंढा है। इन्होंने तो फालतू में ही बेचारे कोलमन को मार दिया। कोलमन के अचानक से मरने के बाद उसके एक बिलियनर दोस्त ने वॉट को एड रेवेन्यू देना तक बंद कर दिया। बस अब बहुत हो गया। होमलैंडर ने गद्दार को ढूंढने की जिम्मेदारी फायर क्रैकर को सौंप दी और सेज को एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलने के लिए भेज दिया। ये देखकर सेज समझ गई कि होमलैंडर अब पूरी तरह से फायर क्रैकर के वश में आ गया है। अरे दीदी, वो तो बस दूध का कर्ज निभा रहा है। ए ट्रेन कॉन्फ्रेंस के बाहर खड़ा चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। डीप उसके ऑक्टोपस पार्टनर के साथ थोड़ा रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिता रहा था कि तभी उसे सेज का बूटी कॉल ड्यूटी कॉल आ गया। होमलैंडर से गाली खाने के बाद सेज को लेबोटोमाइज्ड होकर बस अब स्ट्रेस रिलीफ करना था। सेज का मैसेज आते ही डीप ऑक्टोपस को फटाफट वापस उसके टैंक में रखकर बाहर भाग गया। एम्ब्रोसियस को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा कि डीप अब उसे ज्यादा भाव नहीं देता। एनी ने उसकी मम्मी को कॉल करके किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा कांड होने वाला है। बट मम्मी जो उल्टा एनी को ही अबॉर्शन पर लेक्चर देने लगी। यहीं हमें पता चला कि ह्यूवी ने चुपके से स्टारलाइट के कॉस्ट्यूम को संभाल के रखा था, जस्ट इन केस। बट एनी का रिएक्शन देखकर ह्यूवी ने कॉस्ट्यूम फिर से कोने में फेंक दिया। एनी नहीं चाहती थी कि उनका बेबी ऐसी दुनिया में आए जो बस अब कुछ ही दिनों में शायद खत्म होने वाली है, इसीलिए उसने अबॉर्शन का डिसीजन लिया। फिर ह्यू ने विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारा डेटा एक हार्ड ड्राइव में कॉपी करके उसे तिजोरी में लॉक कर दिया। होमलैंडर के बताए ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सेज टॉप सीक्रेट फाइल लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर AKA शूटर से मिलने चली गई। ए ट्रेन दूर खड़ा चुपके से इनके फोटोज ले रहा था। ए ट्रेन ने फौरन ये खबर जाकर द बॉयज को दे दी। मैलरी की मदद से बुचर ने जबरदस्ती फ्रेंची को जेल से आजाद कर दिया और उसे लेकर हेडक्वार्टर चला गया। किमिको का रिएक्शन देखकर फ्रेंची समझ गया कि इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। केस्लर के मना करने के बावजूद भी बुचर ने सबको बताया कि आखिर वो इतने दिनों तक कहां गायब था। बुचर ने समीर का पैर काटकर उसे गुलाम बना के रखा है ताकि वो इनके लिए सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट कर सके। बुचर ने दिल खोल के सबको सारा सच बता दिया
कि होमलैंडर किलिंग वायरस बनाने का मतलब है वायरस को एयरबॉर्न बनाना, यानी ग्लोबल पैंडेमिक, सुपर हीरो जेनोसाइड। बुचर चाहता है कि फ्रेंची और किमी समीर पर नजर रखते हुए वायरस बनाने में उसकी मदद करें। वायरस के बनने के बाद ये लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूमन और होमलैंडर पर असर करने के बाद वायरस आगे ना फैले। इस पोटेंशियल जेनोसाइड प्लान से कोई खुश नहीं था, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है। यहीं पर द बॉयज ने नोटिस किया कि बुचर शायद बीच बीच में खुद से ही बातें कर रहा है, बट बुचर ने किसी तरह मामला संभाल लिया। एमएम ने फिर से एक बार बुचर को द बॉयज का लीडर बना दिया, क्योंकि पिछले मिशन वाले पैनिक अटैक के बाद वो समझ गया था कि फिलहाल वो लीडर के रोल के लिए फिट नहीं है, स्पेशली द बॉयज जैसी गैंग का लीडर बनने। दूसरी तरफ क्रिसमस के गिफ्ट चेक करते वक्त रायन ने देखा कि बुचर ने उसे सीक्रेटली अपनी फैमिली फोटो भेजी है। ये देखकर रायन काफी इमोशनल हो गया। वीएनएन ने फाइनली सबको बताया कि उनका प्यारा न्यूज होस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपेरेंटली कोलमन की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई थी, यानी उसके मरने के बाद भी वीएनएन उसके नाम से प्रोपेगेंडा चलाना नहीं छोड़ रहा है। कोलमन की न्यूज देखकर अब एशली को भी रियलिटी हिट होने लगी, क्योंकि इसी ने कोलमन को फंसाकर मरवाया था। एशली को लगता है कि वॉर्ड में काम करते करते ये भी उनकी तरह एक मॉन्स्टर बन गई है। एशली ने एट्रियन को बताया कि उन्हें मौका रहते सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, बट एट्रियन ने किसी तरह उसे समझाते हुए शांत कर दिया। बुचर, एनी और ह्यूवी एट्रियन से मिली इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए उस शूटर के घर चले गए। घर की तलाशी लेते वक्त इन्हें डेस्क ड्रॉअर में सेज के दिए टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स को देखकर सारे समझ गए कि होमलैंडर और गैंग इस शूटर की मदद से प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को उड़ाने के प्लान में है। तभी इन्हें बेडरूम के क्लोजेट में से कुछ आवाजें आई। क्लोजेट में एक लेडी बंद थी। आजाद होने पर इसने सबको बताया कि शूटर ने उसके हस्बैंड को मारने के बाद इसे इस क्लोजेट में कैद करके रखा था, बट इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए वो लेडी ह्यूवी का हाथ काटकर वहां से भाग गई। बिल्डिंग से भागते हुए उस लेडी ने एक बुढ़िया को हाथ लगाकर उसका रूप ले लिया, इंडिकेटिंग कि ये एक शेप शिफ्टर है। बट दूसरे इंसान का शेप लेने से पहले इसे अपनी करंट बॉडी को फाड़ कर निकालना पड़ता है। जल्दी हमें पता चलेगा कि ये शेप शिफ्टर इंसानों के लुक्स के साथ साथ उनके मेमोरीज भी कॉपी कर सकते हैं। एमएम ने मोनिक को बताया कि उसे फौरन अभी का अभी उनकी बेटी को लेकर दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एमएम को भी लगता है कि जल्दी कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। मोनिक ने एमएम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो भी इनके साथ बेलीज चले। थोड़ा नाटक करने के बाद एमएम मान गया, बट एयरपोर्ट जाने से ठीक पहले एट्रियन उससे मिलने चला गया। एट्रियन ने एमएम को समझाया कि वो होमलैंडर से कहीं नहीं भाग सकता। अच्छा होगा कि ये अपने फैमिली के साथ टाइम पास करने के बजाय यहाँ रहकर उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे। ये सुनते ही एकदम लास्ट मोमेंट पर एमएम ने कल्टी मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहीं पर एट्रियन ने एमएम को बताया कि जब से उसने हॉस्पिटल के बाहर उस बच्चे की स्माइल देखी है, तब से इसे भी फाइनली रियल हीरोपंती करने का मोटिवेशन आ गया। भाई अब तो ये सीजन फिनाले में पक्का मरने वाला है। उधर डॉक्टर समीर ने फ्रेंची को बताया कि इस काम चलाऊ लैब में वो वायरस नहीं बना सकता, बट फ्रेंची ने उसे समझाते हुए कहा कि उसने इससे बुरी से बुरी कंडीशन वाले लैब्स में बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। फ्रेंची ने समीर से झूठा वादा किया कि डोंट वरी, वो ये वायरस सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर के लिए बना रहे हैं। ये लोग न्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। फायरक्रैकर ने होमलैंडर को बताया कि उन्हें असली गद्दार मिल गया है, वेब वीवर। वेब वीवर ने होमलैंडर के सामने कन्फेस कर दिया कि हाँ, इसी ने ड्रग्स लेकर द बॉयज की मदद की थी। होमलैंडर को अपने सामने देखकर वेब वीवर डर के मारे प्रीमैच्योर वेब डिस्चार्ज कर रहा था। होमलैंडर ने वेब वीवर के कन्फेशन को गलत समझ लिया। उसे लगा कि शुरू से इसी ने वॉर्ड की सारी इंफॉर्मेशन लीक की है, बट इससे पहले कि वेब वीवर कुछ क्लियर कर पाए, होमलैंडर ने उसे बीच से फाड़ दिया। वेब वीवर ने बस टेक्ना के घर में घुसने में द बॉयज की मदद की थी। ये कोलमन का रिप्लेसमेंट लीक नहीं है, बट अब काफी देर हो गई। होमलैंडर का ये खूंखार रूप देखकर फायरक्रैकर के तोते उड़ गए कि भाई ये किस येड़े के नाद को लग गई मैं। फ्रेंची ने किमिको को बताया कि वो जबरदस्त गिल्ट की वजह से शर्म के मारे इससे मिलना नहीं चाहता था। किमिको ने भी भांप लिया था कि शायद कोलिन की फैमिली भी फ्रेंची के विक्टिम्स में शामिल होगी। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि डोंट वरी, वो भी इसकी तरह एक मॉन्स्टर है। शाइनिंग लाइट में ट्रेनिंग लेते वक्त किमिको ने भी बहुत सारे मासूम बच्चियों की जान ली थी। किमिको की आवाज जाने का भी मेन रीजन यही है। शाइनिंग लाइट का लीडर नए बच्चियों को आपस में लड़वाता था, फाइट टू द डेथ। बस एक ही रूल था, अपने अपोनेंट को मारकर फाइट पूरी होने तक मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए,
तो नन्ही किमिको ने बिना कोई आवाज किए अपने अपोनेंट को बेरहमी से मार दिया। किमिको का शायद पहला मर्डर। पर उस फाइट के खत्म होने के बाद भी ट्रॉमा की वजह से किमिको के मुंह से आवाज नहीं निकली और तब से किमिको आज तक नहीं बोल पाई। यानी इन दोनों का पास्ट ही काफी डार्क है। फिर फ्रेंची और किमिको ने डिसाइड किया कि वायरस के बनते ही ये बुचर के फैसले के खिलाफ जाकर समीर को आजाद कर देंगे, थोड़ा सा तो अच्छाई वाला काम करने। उधर एम्ब्रोसियस ने डीप को बताया कि वो उसके और सेज के अफेयर के बारे में जानती है। अपैरेंटली इसके टेंटिकल्स डीप की बॉडी से सेज की स्मेल को पहचान सकते हैं। एम्ब्रोसियस ने डीप को बहुत समझाने की कोशिश की कि सेज बस उसका इस्तेमाल कर रही है, बट डीप को सेज के बारे में कुछ नहीं सुनना था, तो उसने गुस्से एम्ब्रोसियस का टैंक फोड़कर उसे मार दिया। डीप ने इसे मार तो दिया, बट एम्ब्रोसियस की मौत का इसे जबरदस्त सदमा लग गया। फिर होमलैंडर डीप को किसी मर्डर मिशन की ब्रीफिंग दे रहा था, बट डीप का दिमाग उसी सदमे में अटका हुआ था। ब्रीफिंग पूरी होते ही डीप ने इससे वादा किया कि वो होमलैंडर के लिए किसी की भी जान ले सकता है, इंसान, जानवर, मछली, सब कुछ। यह सुनकर होमलैंडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। न्यूमन के व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ह्यूवी उससे मिलने चला गया। ह्यूवी ने न्यूमन को यहाँ होमलैंडर के इंटरनमेंट कैंप्स के बारे में बताया। न्यूमन का रिएक्शन देख के लग रहा था कि उसे होमलैंडर के सीक्रेट प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता। न्यूमन को दुख है कि ह्यूवी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना बोलकर न्यूमन ने उसे वहां से भगा दिया। होमलैंडर के कहने पर डीप और ब्लैक नोवार ने बॉयज के HQ पर हमला कर दिया। ये दोनों बुचर और पावरलेस एनी पर भारी पड़ने लगे, बट तभी वहां ए ट्रेन और MM आ गए। MM ने बुचर की मिनी गन से ब्लैक नोवार को बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, तो ए ट्रेन और एनी ने साथ मिलकर डीप का कचूमर निकाल दिया। ब्लैक नोवार से लड़ते वक्त बुचर ने केस्लर से मदद मांगने की कोशिश भी की थी कि इज़ेकियल की तरह ये फिर से बुचर की बॉडी पर कंट्रोल करके नोवार को भी मार दे, बट केस्लर ने इसका मैसेज सीन करके छोड़ दिया। यहीं पर इन्हें नए ब्लैक नोवार के बारे में 3 फैक्ट्स पता चले। ये बोल सकता है, उड़ सकता है और साथ ही साथ न्यू ब्लैक नोवार नेक्रोलेप्टिक है, यानी खड़े खड़े ये कहीं भी बिना कंट्रोल गहरी नींद में सो सकता है। डीप और ब्लैक नोवार से छुटकारा मिलते ही सारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। ए ट्रेन का कवर ब्लो होते ही वो सीधा एशली से मिलने चला गया, बट एशली ने उसे समझाया कि वो इसके साथ नहीं भाग सकती। जाने से पहले एशली ने ए ट्रेन को याद दिलाया कि वो उसकी बॉडी से वॉड का ट्रैकर निकाल दे। HQ से भागने के बाद MM, बुचर और एनी इस बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। यहीं एनी ने बुचर को केस्लर के बारे में पूछा, क्योंकि ब्लैक नोवार से लड़ते वक्त इसने बुचर को केस्लर का नाम पुकारते हुए सुना। तभी अचानक से स्टारलाइट की एक फैन उसके साथ सेल्फी लेने चली आई और टॉपिक चेंज हो गया। यहीं पर MM ने मोनिक को फोन करके बताया कि वो उनके साथ नहीं जा रहा। ए ट्रेन की रियलिटी का पता चलते ही होमलैंडर काफी गुस्सा हो गया। वो कभी नहीं सोच सकता था कि ए ट्रेन गद्दार निकलेगा। सिस्टर सेज ने होमलैंडर को बताया कि उसे ए ट्रेन के बारे में पता था। सेज जानबूझकर ए ट्रेन को फेक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही थी ताकि वो बॉयज को बिजी रख सके, बट होमलैंडर ने द बॉयज के HQ पर अटैक करके इसका सारा प्लान चौपट कर दिया। होमलैंडर अब सेज की बातों से तंग आ चुका था। उसने सेज को फौरन फायर करके वहां से भगा दिया। सेज लकी है कि होमलैंडर उसे जिंदा वापस भेज रहा है। जाने से पहले सेज ने अपने नोट्स वहीं छोड़ दिए। होमलैंडर ने फायर क्रैकर को भी रूम से बाहर भेज दिया। उसे अब अकेले में बैठकर सोचना था। रूम के बाहर जाते ही सेज ने डीप और ब्लैक नोवार को बताया कि होमलैंडर ने उसे फायर कर दिया। यहीं इन्हें एक और शॉकिंग न्यूज पता चली। सेज सीक्रेटली डीप और ब्लैक नोवार दोनों के साथ चक्कर चला रही थी। डीप के साथ दिमाग में होल करके, तो ब्लैक नोवार के साथ पूरे होशो हवास में। उधर समीर ने फाइनली सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट कर लिया, बट किमिको और फ्रेंची नहीं जानते थे कि समीर उसकी कैद से आजाद हो गया है। फिर उसने फ्रेंची को डिस्ट्रैक्ट करके वायरस का इंजेक्शन किमिको के पैर में घुसेड़ दिया। फ्रेंची ने फटाफट वायरस के फैलने से पहले किमिको का पैर काट दिया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर समीर वहां से भाग गया। समीर तो चला गया, पर उसके बनाए वायरस का सैंपल अभी भी किमिको के कटे हुए पैर में मौजूद था। फिर द बॉयज ने यह डिसाइड किया कि अब फ्रेंची इनके लिए वायरस बनाएगा। माना कि फ्रेंची का बनाया वायरस होमलैंडर को नहीं मार सकता, बट एटलीस्ट वो इससे न्यूमन को तो रोक ही सकते हैं। MM ने सबको मोटिवेशनल स्पीच देते हुए समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग प्रेसिडेंट को मरने नहीं देंगे। लाइव शो से पहले रायन ने होमलैंडर को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी,
बट होमलैंडर ने वॉइस नोट भेजकर उसे बताया कि कैसे भी करके ये शो पूरा होना चाहिए। पहले तो रायन स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, बट फिर अचानक से उसे अपनी मम्मी की बताएं अच्छी अच्छी बातें याद आई। रायन ने लाइव शो में सबको बताया कि उन्हें जो वॉर्ड दिखा रहा है वो सब गलत है। रायन आज भी उसकी मम्मी बेका और बेका के हस्बैंड बुचर से काफी प्यार करता है। फ्लो में रायन यहाँ सबको कोई बड़ा सीक्रेट भी बताने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर उसने खुद को रोक लिया। ये देखकर होमलैंडर काफी गुस्सा हुआ, बट लाइव टीवी पर सबके सामने रायन को स्टैंड लेता देख बुचर काफी प्राउड फील कर रहा था। बुचर ने केस्लर को बताया कि बस इसी वजह से वो जेनोसाइड नहीं कर सकते हैं। बुचर को रायन की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। इतना बोलते ही बुचर चक्कर आकर बेहोश हो गया। केस्लर बेहोश पड़े बुचर को देखकर स्माइल कर रहा था। इसी एपिसोड में हमें पता चला कि बुचर भी कोई दूध का धुला नहीं है। बेका के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो बेका को चीट वगैरह कर चुका है। केस्लर उसे इसी बात पर सुनाया जा रहा था कि एटलीस्ट वो उसके सामने तो बेका का नाम ना ही ले, क्योंकि वो बुचर की पर्सनालिटी है। तो बेसिकली बुचर जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ बेका के लिए नहीं बल्कि रायन के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूई ने एनी को बताया कि वो हॉस्पिटल जाने के बजाय न्यूमन से मिलने गया था, पर एनी फिलहाल उसे डांटने के मूड में नहीं थी। ह्यूई की फैंटेसी पूरी करने एनी स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके ऊपर बैठ गई। एंड देन दे डू इट। फिर हमने देखा कि ह्यूई को नींद लगते ही एनी ने लॉकर से उसकी हार्ड ड्राइव चुरा ली, जिसके अंदर विक्टोरिया न्यूमन के बारे में सबूत इकट्ठा थे। यानी ये एनी नहीं बल्कि शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर ने एनी के लुक्स के साथ साथ उसके मेमोरीज भी कॉपी कर लिए थे, इसीलिए इसे पासवर्ड वगैरह सब याद है। शेप शिफ्टर ने असली एनी को एक सीक्रेट लोकेशन पर बांध के रखा था। होश आते ही एनी ने देखा कि वो खुद को जंजीरों से आजाद नहीं कर पा रही। पास पड़े स्किन सूट को देखकर एनी को याद आया कि ये तो वही फैन है जिसने बार में इसके साथ सेल्फी ली थी। वॉशरूम में शेप शिफ्टर ने एनी को बेहोश करके उसका रूप ले लिया था। तभी एनी को अचानक किसी के आने की आवाज आई और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म, द सीजन फिनाले। वॉट ने मॉर्निंग न्यूज के दौरान ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि इनकी ट्रेनिंग द ए ट्रेन मूवी कुछ कारणों की वजह से कैंसिल हो गई। एमएम ने फ्रेंची को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द उस वायरस को रिक्रिएट करना होगा, बट फ्रेंची ऑलरेडी उसके फुल स्पीड में काम कर रहा था। एमएम ने ह्यूई को एफबीआई का डेटाबेस हैक करके शेप शिफ्टर की असली आइडेंटिटी ढूंढने का काम सौंप दिया, बट ह्यूई तो उल्टा उस शेप शिफ्टर के साथ ही अपने फैंटेसीज पूरे करने में लगा हुआ था। फिर ह्यूई का ध्यान भटकाने फेक एनी ने उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो ह्यूई एनी का यह अजीब सा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गया, बट शादी की बात आते ही वो भागते हुए रिंग लाने चला गया। ह्यूई ने एनी को कब से प्रपोज करने के लिए रिंग संभाल के रखी थी। सामने से प्रपोजल आते ही ह्यूई ने खुशी खुशी ये रिंग एनी को पहना दी, बट तभी पोस्ट प्रपोजल वाले सेलिब्रेशन सेक्स के बाद फेक एनी की स्किन फटने लग गई, यानी इसे रिचार्ज की जरूरत थी। फिर ये ह्यूई का ध्यान भटकाकर जल्दी जल्दी में कार की चाबी लेकर भागते हुए घर से बाहर चली गई। ये देखकर ह्यूई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हॉस्पिटल में होश आते ही नर्स ने बुचर को बताया कि उसका ब्लड प्रेशर बाउंड्री लेवल से बहुत ही ज्यादा लो चला गया है। नर्स के जाते ही केस्लर बुचर के कान भरने लग गया। अगर बुचर सूप जेनोसाइड के लिए मान जाता है तो जो केस्लर उसके अंदर कैद सारे पावर्स एक्टिवेट कर देगा, वही पावर जिसकी मदद से बुचर ने इज़ेकियल को मारा था। बट तभी वहां मैलरी आ गई। केस्लर की बातों को इग्नोर करके बुचर ने मैलरी से उसका फोन मांगा। बुचर को कोई इंपॉर्टेंट काम था। दूसरी तरफ रायन का बिखरा सामान इकट्ठा करते वक्त होमलैंडर को उसके बैग से बुचर की भेजी फैमिली फोटो मिली। ये देखकर होमलैंडर ने गुस्से में लेजर आइज से रूम में तोड़फोड़ मचा दी। धमाके की आवाज सुनकर रायन डरते हुए रूम के अंदर चला आया। होमलैंडर ने फोटो फ्रेम जमीन पर फेंक कर रायन को अपने पास बुलाया, बट होमलैंडर का गुस्सा देखकर रायन रूम से बाहर चला गया। फिर उस शेप शिफ्टर ने एनी को हाथ लगाकर खुद को रिचार्ज कर लिया। यहाँ पर यह चीज भी कंफर्म हो गई कि शेप शिफ्टर अपने शिकार को छूकर उसका दिमाग भी पढ़ सकता है। तभी एनी की नजर एंगेजमेंट रिंग पर गई। फिर फेक एनी ने इसे टॉन्ट मारते हुए बताया कि उसने ह्यूई को प्रपोज कर दिया, और इतना ही नहीं, वो ह्यूई के सारे सेक्सुअल फैंटेसीज भी पूरे कर रही है। ये सुनते ही एनी काफी गुस्सा हो गई, बट फायर क्रैकर को कूटने के बाद से ही मोरल इश्यूज की वजह से एनी के पावर्स चले गए थे, तो ये चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। शेप शिफ्टर ने एनी को बताया कि ये प्रेसिडेंट को मारने के बाद एनी को आजाद कर देंगे। फिर अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के मर्डर में एनी को अरेस्ट कर लेंगे। और हाँ,
एनी का दिमाग पढ़कर शेप शिफ्टर उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है कि ये भी कोई दूध की धुली नहीं है, तो अच्छा होगा कि एनी दूसरों पर सारा ब्लेम डालकर खुद को विक्टिम ना समझे। ह्यूई ने बुचर को कॉल करके उसे मिशन पर बुलवा लिया, बट बुचर तो अलग ही टेंशन में चला गया। बुचर ने ह्यूई को बताया कि वो लेनी के साथ आखिरी बार टॉपलेस स्टेक हाउस जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। फिर बुचर ने ह्यूई से वादा लिया कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो टॉपलेस स्टेक हाउस जाकर बुचर की आखिरी इच्छा पूरी करे। फिर ह्यूई और द बॉयज को फाइनल गुड बाय बोलकर बुचर ने फोन काट दिया। बुचर की बातें सुनकर ह्यूई समझ गया कि शायद अब बुचर नहीं बचने वाला। ट्रूथ बॉम्ब शो में फायरक्रैकर ने होमलैंडर के साथ साथ विक्टोरिया न्यूमन को भी एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया था। लाइव शो के दौरान होमलैंडर ने अचानक से न्यूमन के सर पर लेजर अटैक कर दिया और सबके सामने उसकी रियल सूप आइडेंटिटी रिवील कर दी। ये देखकर बुचर और द बॉयज हैरान रह गए। फायरक्रैकर ने किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, बट टू बी ऑनेस्ट अब काफी देर हो चुकी है। होमलैंडर के लाइव स्टंट के बाद न्यूमन उस पर गुस्से से चिल्लाने लग गई, बट होमलैंडर ने न्यूमन को बताया कि ये अब सिस्टर सेज के प्लान को भूल जाए, होमलैंडर अकेला सब संभाल लेगा। ये सुनते ही न्यूमन फुल ऑन पैनिक मोड में चली गई, क्योंकि होमलैंडर के इस नए फास्ट फॉरवर्ड प्लान को अंजाम देने इन्हें फटाफट सारे अपोजिशन को ठिकाने लगाना होगा। होमलैंडर ने फौरन एशली और उसके असिस्टेंट एशली को काम पर लगा दिया। इन्हें अब ऐसे वार्ड एम्प्लॉयज की लिस्ट बनानी थी जो होमलैंडर के इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूमन वाले वायरल इंसिडेंट के बाद भी कांग्रेस ने सिंगर को ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना दिया। इस न्यूज को देखकर अमेरिका में दंगे छिड़ गए। ये देखकर एमएम समझ गया कि अब वोट बड़ी आसानी से सिंगर को मारकर न्यूमन को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, यानी फ्रेंची के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर एमएम ने ह्यूई को कॉल करके बताया कि उन्हें अभी का अभी न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारे सबूतों को रिलीज कर देना चाहिए। ह्यूई फौरन तिजोरी से लैपटॉप निकलकर डेटा अपलोड करने लग गया, बट तभी ह्यूई को रियलाइज हुआ कि सारे हार्ड ड्राइव्स तो खाली हैं, यानी किसी तरह विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारे सबूत डिलीट हो गए। फेक यानी ह्यूई के साइड में खड़ी उसे पैनिक मारता देख मुस्कुरा रही थी। डेटा गायब होने की खबर सुनते ही एमएम समझ गया कि उनके पास अब एक ही ऑप्शन बच गया है, सूप किलिंग वायरस से न्यूमन को ठिकाने लगाना। तभी रॉबर्ट सिंगर ने लाइव टीवी पर डिमांड की कि उसे री इलेक्शन चाहिए, क्योंकि इसे भी डर था कि विक्टोरिया न्यूमन कभी भी इसका मर्डर करके खुद प्रेसिडेंट बन सकती है। बुचर और मैलरी हॉस्पिटल में बैठे इस न्यूज को देख रहे थे कि तभी वहां रायन आ गया। बुचर ने सीक्रेटली रायन को मैसेज भेजकर मिलने बुलवा लिया था। बुचर को बीमार हालत में देखकर रायन थोड़ा परेशान हो गया। तभी मैलरी ने रायन को बताया कि ये लोग उसे होमलैंडर से दूर किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं, बट रायन को कहीं नहीं जाना, उसे तो होमलैंडर के साथ वॉट टावर में रहना अच्छा लगता है। ये सुनते ही केस्लर ने बुचर को इशारा करते हुए बताया कि देख देख ये छोटू भी अब होमलैंडर की तरह होने लग गया है। लेकिन बुचर ने केस्लर को इग्नोर करते हुए रायन को दिलासा दिया कि अगर उसे होमलैंडर के साथ रहना अच्छा लगता है तो वो होमलैंडर के साथ ही रहेगा। फिर रायन खुशी से बुचर के साथ टिक टैक टो गेम खेलने लग गया। एशली होमलैंडर को पोटेंशियल खतरे वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट थमाकर कॉन्फ्रेंस से बाहर चली गई। मीटिंग शुरू होने से पहले फायरक्रैकर ने होमलैंडर के लिए फ्रेश मिल्क का शॉट बनाया। यह आर्टिफिशियल मदर्स मिल्क बनाने के लिए फायरक्रैकर जो दवाइयां ले रही थी उसके साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे बाहर आने लग गए। फायरक्रैकर को जबरदस्त खांसी हो रही थी। ये देखकर होमलैंडर ने उसे खुद से दूर जाकर बैठने को कहा। होमलैंडर के इस बिहेवियर से फायरक्रैकर का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। भाई तेरे लिए तो मेडिसिन ले रही है ये। एनीवेज होमलैंडर ने सबको बताया कि सिंगर के मरते ही वो न्यूमन को प्रेसिडेंट बना देंगे। होमलैंडर ने वॉर्ड के सारे वफादार सूप्स को ऑलरेडी अपने इस नए फ्यूचर प्लान में शामिल कर लिया है। फिर एशली की लिस्ट थमाकर होमलैंडर ने डीप, ब्लैक, नोवार और फायरक्रैकर को उन्हें मारने का काम सौंप दिया। लिस्ट को देखते ही डीप को रियलाइज हुआ कि साला एशली का नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए। होमलैंडर को भी डीप का ये सजेशन काफी पसंद आया। एशली कॉन्फ्रेंस के बाहर कान लगाकर इनकी बातें सुन रही थी। अपना नाम आते ही एशली भागते हुए होमलैंडर के रूम में चली गई और फिर इसने खुद को कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा दिया। कंपाउंड वी के बॉडी में जाते ही एशली के अंदर जबरदस्त फिजिकल चेंजेस आने लगे। सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट सिंगर को द बॉयज के साथ एक स्पेशल बंकर में बंद करके रखा था। एमएम को शक है कि शायद शेप शिफ्टर ऑलरेडी इस बंकर में घुस चुका है, तो इन्हें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। फेक एनी को बंकर में पसीने छूट रहे थे। तभी ह्यूई के साथ बात करते वक्त इसने एग्जैक्ट वही लाइन यूज की जो शेप शिफ्टर के घर में इसने ह्यूई के सामने बोली थी। ये सुनते ह्यूई के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लग गई
और वह समझ गया कि सामने खड़ी एनी एक्चुअल में शेप शिफ्टर है। ह्यूई ने फौरन इसे पानी लाने भेजकर यह खबर एमएम को बता दी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ही पोकर फेस बहुत खराब था। ह्यूई और एमएम का रिएक्शन देखकर फेक एनी समझ गई कि उसका कवर अब ब्लो हो गया। फिर इसने बिना टाइम वेस्ट किए इन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ रियल एनी किसी तरह अपनी स्किन फाड़कर कैद से आजाद हो गई। शेप शिफ्टर एमएम और ह्यूई को हराकर सिंगर के पीछे चली गई। ये देखकर किमिको और स्पेशल एजेंट्स प्रेसिडेंट को बंकर के बाहर ले जाने लगे। यहीं पर हमें पता चला कि ये शेप शिफ्टर बुलेट प्रूफ है। फेक एनी किमिको की गर्दन तोड़कर प्रेसिडेंट को मारने ही वाली थी कि तभी वहां रियल एनी आ गई। एनी के लाइटनिंग पावर अभी भी काम नहीं कर रहा है, बट इस फेक एनी के लिए तो इसके हाथ ही काफी हैं। एनी ने शेप शिफ्टर का गला दबाकर उसे हरा दिया। धीरे धीरे किमिको, एमएम और ह्यूई भी रिकवर होकर बाहर चले आए। न्यूमन ने होमलैंडर को फोन करके बताया कि उनका सिंगर को मारने वाला प्लान फेल हो गया। भलाई इसी में है कि वो फिर से सेज को अपनी टीम में शामिल कर दें। यह सुनते ही होमलैंडर जबरदस्त गुस्सा हो गया। उसे सेज की मदद नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो होमलैंडर खुद जाकर सिंगर को मार देगा। फिर इसने न्यूमन को धमकी दी कि अगर उसने फिर कभी होमलैंडर के प्लान पर शक किया तो वो न्यूमन की बेटी के टुकड़े कर देगा। होमलैंडर का यह रिएक्शन देखकर न्यूमन समझ गई कि अब कल्टी मारने का समय आ गया है। सीक्रेट अड्डे पर वापस जाते ही बॉयज को पता चला कि फ्रेंची ने सक्सेसफुली उस वायरस को बना लिया। फिर एनी की मरहम पट्टी करके सबने उसे और ह्यूई को अकेला छोड़ दिया। एनी ह्यूई से काफी गुस्सा थी कि आखिर उसने इतने दिनों में भी शेप शिफ्टर को कैसे नहीं पहचाना। अपेरेंटली फेक एनी ह्यूई के साथ 10 दिन तक रह रही थी और उन 10 दिनों में ह्यूई 20 बार उसके साथ सेक्स कर चुका है। अपनी वाइल्ड फैंटेसीज को पूरा होता देख ह्यूई रियल एनी के इमोशंस को भूल गया था। ह्यूई ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे बीच बीच में डाउट आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। असली एनी ने आज तक 1 ट्राई में गाड़ी की चाबी नहीं ढूंढी थी, बट फेक एनी फटाक से चाबी लेकर चली गई। बट अगेन 10 दिन में 20 बार, डैम, इससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही भाई। तभी न्यूमन ने ह्यूई को कॉल करके उससे मदद मांगी। विक्टोरिया न्यूमन अब पूरी तरह से अटक चुकी है। अगर उसने होमलैंडर की बात मानी तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी, और अगर नहीं मानी तो होमलैंडर उससे और उसकी बेटी को बेरहमी से मार देगा। न्यूमन ये भी जानती है कि बुचर ने समीर का पैर काटकर उससे वायरस बनवाने की कोशिश की। समीर इनकी कैद से भागकर सीधा न्यूमन के पास चला गया। न्यूमन को पूरा यकीन है कि द बॉयज ने अभी तक उस वायरस को रिक्रिएट कर दिया होगा। फिर भी न्यूमन अपनी जान का रिस्क लेकर इनसे मिलना चाहती है। अगर द बॉयज ने CIA की मदद से न्यूमन और उसकी बेटी को प्रोटेक्शन दिया तो बदले में न्यूमन वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देगी। यह सुनते ह्यूई थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ऑफर बुरा नहीं है। उधर वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में द 7 एक एक करके लिस्ट के मेंबर्स को मारे जा रहे थे। दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से फायर क्रैकर की हालत बहुत खराब हो रही थी। ब्लैक नोवा 2 ने OG एशली की बजाय उसके असिस्टेंट एशली को मार दिया। बट जो भी हो, इतने मर्डर्स करने के बाद अब इसे भी ओरिजिनल ब्लैक नोवा की तरह मर्डर बोनर आ गया। मतलब ये फाइनली अपने कैरेक्टर में घुस गया। ह्यूई ने द बॉयज को न्यूमन के ऑफर के बारे में बताया। पहले तो कोई भी न्यूमन की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, बट फिर ह्यूई ने सबको समझाया कि वो इस लड़ाई झगड़े से अब तंग आ चुका है। समय आ गया है कि अब ये न्यूमन को मर्सी दिखाकर अपनी बहादुरी साबित करें। थोड़ा सोच विचार करने के बाद एमएम भी मान गया। इसने ऑलरेडी एड्रियन के साथ सक्सेसफुल पार्टनरशिप कर ली है, तो न्यूमन के साथ भी कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे मेंबर्स मान गए, बट फिर भी एमएम ने फ्रेंची को वायरस के साथ तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि जस्ट इन केस अगर न्यूमन ने इन्हें धोखा दिया तो इनके पास भी तो कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। ह्यूई की ये बहादुरी वाली बातें सुनने के बाद एनी ने भी उसे माफ कर दिया, पर ह्यूई को पहली फुर्सत में सारे STD टेस्ट कराने पड़ेंगे। किमिको ने भी फाइनली फ्रेंची के सामने कन्फेस किया कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर किमिको को लगता है कि फ्रेंची डिजर्व्स बेटर। यह सुनते फ्रेंची ने किमिको को बताया कि इस पूरी दुनिया में उसके लिए किमिको से बेटर कोई नहीं है, और फिर इन दोनों ने फाइनली अच्छा वाला किस कर लिया। भाई देर आए दुरुस्त आए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रायन को रियलाइज हुआ कि बुचर और मैलेरी ने उसे यहाँ किसी और मकसद से बुलाया है। मैलेरी ने रायन को समझाते हुए कहा कि होमलैंडर अच्छा इंसान नहीं है। होमलैंडर ने सिंगर को मारने की कोशिश की, फ्लाइट 37 को क्रैश कर दिया, और उसने बेका को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इन्हें लगता है कि सिर्फ रायन ही होमलैंडर को मार सकता है। यह सुनते ही रायन समझ गया
कि वो जिस हॉस्पिटल में खड़े हैं वो एक्चुअल में CIA का सीक्रेट सेफ हाउस है। मैलेरी जब चाहे तब बेहोशी की गैस छोड़कर रायन को जबरदस्ती पकड़ सकती है। रायन को लगा कि मैलेरी और बुचर इसे ट्रेन करके होमलैंडर किलिंग वेपन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही सलूक जैसा बचपन में वॉट ने होमलैंडर के साथ किया था। रायन को उनके मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैलेरी ने इमोशनल ड्रामा करके रायन को रोकने की कोशिश की, बट वो उसे धक्का देकर बाहर चला गया। रायन ने मैलेरी को इतनी जोर से ढकेला कि वो दीवार से टकराकर मर गई। फिर रायन एकदम स्ट्रेट फेस के साथ मैलेरी की बॉडी और बुचर को घूरता हुआ सेफ हाउस से बाहर चला गया। बुचर को अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि जो केस्लर शायद ठीक बोल रहा है। द बॉयज न्यूमन के साथ मिलकर उनकी डील फाइनल कर रहे थे कि तभी वहां बुचर आ गया। बुचर ने केस्लर से हाथ मिलाकर अब अपने सारे सुपर पावर्स अनलॉक कर दिए। बुचर ने बॉयज को बताया कि यहाँ कोई डील नहीं होने वाली। फिर हमें फाइनली बुचर के सुपर पावर्स के बारे में पता चला। बुचर की छाती से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलकर न्यूमन की बॉडी से लिपट गए। बुचर ने बड़ी आसानी से न्यूमन के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। बॉयज ने बुचर से लड़ने की कोशिश की, बट ह्यूई ने उन्हें रोक दिया। जब बुचर न्यूमन को इतनी आसानी से मार सकता है तो ये लोग क्या चीज हैं। फिर बुचर फ्रेंची से वायरस लेकर सबको यू आर वेलकम बोलकर वहां से चला गया। बाय द वे, बुचर के इस सुपर पावर के हिंट हमें ऑलरेडी एपिसोड 5 में मिल गए थे, जब बुचर ने समीर के लैब से इस रैबिट को आजाद कर दिया था। बट जंगल में उसकी बॉडी से निकलते टेंटिकल्स को देखकर बुचर ने रैबिट को मार दिया। विक्टोरिया न्यूमन के मौत की खबर सुनते ही होमलैंडर रूम में बैठा रो रहा था कि तभी वहां सिस्टर सेज आ गई। अपेरेंटली ये सब कुछ सिस्टर सेज के मास्टर प्लान का हिस्सा था। न्यूमन से बात करते ही सेज समझ गई थी कि वो कभी भी होमलैंडर की पपेट नहीं बन सकती। तो होमलैंडर के द्वारा फायर किए जाने के बावजूद भी सेज उसके सीक्रेट प्लान पर काम करती रही। सेज ने प्रेसिडेंट सिंगर के खिलाफ सबूत वायरल कर दिए कि वो शुरू से ही द बॉयज और स्टारलाइटर के साथ मिला हुआ है और इसी ने विक्टोरिया न्यूमन को मारने का ऑर्डर भी दिया था। इस न्यूज के आते ही अथॉरिटीज ने सिंगर को अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, सेज ने ऑलरेडी प्रेसिडेंसी के लिए नया कैंडिडेट तैयार करके रखा था, स्पीकर कैलून, जो होमलैंडर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सेज को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस अपने मजे के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बना रही थी। बट इसका प्लान अभी तक खत्म नहीं हुआ। सिस्टर सेज के मास्टर प्लान का फेज 2 आना तो अभी बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच। प्रेसिडेंट बनते ही कैलहून ने ऑफिशियली सूप्स का नया गवर्नमेंट डिवीजन बनाया, जिसे होमलैंडर खुद लीड करेगा। होमलैंडर ने पब्लिक के सामने अनाउंस किया कि उसकी दोस्त विक्टोरिया न्यूमन को स्टारलाइटर्स ने मारा है। फिर होमलैंडर ने सबसे वादा किया कि वो अपने नए सुपर हीरो टीम के साथ मिलकर एक एक स्टारलाइटर को ढूंढकर इंसाफ दिलाएगा। दूसरी तरफ द बॉयज फेक पासपोर्ट्स बनाकर अलग अलग लोकेशन पर भाग गए, बट एक एक करके ऑलमोस्ट सबको होमलैंडर की नई सूप गैंग ने पकड़ लिया। ह्यूई और एनी को सीजन 2 वाली सिंडी ने रोक लिया, बट तभी एनी के पावर्स वापस आ गए और वो किसी तरह अकेली सिंडी की पकड़ से छूटकर भाग गई। एमएम को लव सॉसेज ने धर दबोचा तो फ्रेंची और किमी को सैम और केट के हाथों पकड़े गए। केट ने फ्रेंची के दिमाग पर कंट्रोल करके उसे एक वैन में जाने को कहा। फ्रेंची को अपने से दूर जाता देख किमिको की आवाज वापस आ गई और वो चिल्ला चिल्ला कर फ्रेंची को रुकने के लिए बोल रही थी। न्यूमन के मरने के बाद उसकी बेटी रेड रिवर में भर्ती हो गई और बुचर अपने साथ वायरस लिए किसी खास डार्क प्लान को अंजाम देने निकला था। एंड सीन में हमने देखा कि प्रेसिडेंट होमलैंडर को किसी स्पेशल फैसिलिटी में लेकर आया है। कैलून को हाल ही में ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। सरप्राइज सरप्राइज, सोल्जर बॉय अब भी जिंदा है। सीक्रेट सर्विस ने सोल्जर बॉय को डीप स्लीप में रखा हुआ था। अपने बायोलॉजिकल बाप को जिंदा देखकर होमलैंडर को काफी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे थे। और यहाँ होता है सीजन 4 खत्म। ये पूरा का पूरा सीजन काफी हिट एंड मिस टाइप का फील हो रहा था। इसकी शुरुआत तो बड़ी स्लो हुई, बट एंड में आते आते स्टोरी इंटरेस्टिंग बनने लगी। द बॉयज का अगला सीजन यानी सीजन 5 फाइनल सीजन होने वाला है, तो उस हिसाब से क्लिफ हैंगर एंडिंग तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। फैन फेवरेट कैरेक्टर सोल्जर बॉय तो वापस आ ही रहा है, बट फाइनली सिंडी का रिटर्न देखकर भी काफी अच्छा लगा। मेरे हिसाब से द बॉयज के सीजन 4 को मिलने चाहिए 7.5 आउट ऑफ 10, बट सोल्जर बॉय और सिंडी की वजह से आधा बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।